जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों हम कर रहे थे अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 विच इज केनेशियन थ्योरी, है ना। नेशनल इनकम हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है और केनेशियन थ्योरी का पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ, है ना। अराउंड 1.5 घंटे की क्लास थी जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा एग्रीगेट डिमांड एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको सीक्वेंस में लेक्चर्स देखने हैं ना, तो ही आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको लिंक आ रहा होगा, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। प्लीज़ आप पहले पार्ट नंबर 1 देख लो और फिर इस क्लास को देखना। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम सर, पहले हम इक्विलिब्रियम को भी समझेंगे आज, ठीक है। काफ़ी कुछ करेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्लस जो भी आपके मॉड्यूल के आपके क्वेश्चंस गिवन है, इलस्ट्रेशंस गिवन है, राइट, वो सारे के सारे इलस्ट्रेशंस वो भी हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा। आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा 2 सेक्टर मॉडल है वो पूरा का पूरा 2 सेक्टर मॉडल कंप्लीट हो जाए अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ताकि हमारे इस चैप्टर में बचे गया सिर्फ 3 और 4 सेक्टर मॉडल, वो भी हमारा नेक्स्ट क्लासेस में खत्म हो जाएगा। हाँ या ना। तो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको मजा आए तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट करके मुझे बता रहे हो, और बस आ जाओ बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। ओके सो दोस्तों, प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी, प्रीवियस जो हमारा पार्ट था, उसमें हमने क्या कर लिया था, उसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे और हमने कंप्लीट कर लिया था अपना एग्रीगेट डिमांड तक, है ना। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। आज हमें क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड हमारा हो चुका है। इक्विलिब्रियम में सर जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है एग्रीगेट सप्लाई। करेक्ट है, हाँ जी करेक्ट है। तो आज हमें शुरू करना है सर एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड आई होप सारे के सारे बच्चे ये वही हैं जिन्होंने प्रीवियस पार्ट देखा है। बीच में से मत देखना, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सीक्वेंस में देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। तो बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सर प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये सुनो, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, वो जो एक्सपेंडिचर करने का प्लान कर रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा एक्सपेंडिचर करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिजनेस सेक्टर कौन सा करता है सर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही, C+I। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड था। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपका बिजनेस फर्म्स हैं, जो प्लान कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की, बेचने की, उसको हमने क्या बोला सर, एग्रीगेट सप्लाई। मैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके बेचना चाहता हूं, प्लान कर रहा हूं, उसको हमने क्या बोला, एग्रीगेट सप्लाई। बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है एग्रीगेट सप्लाई, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस, विच फर्म्स आर प्लानिंग टू सेल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एग्रीगेट डिमांड क्या था कि विच हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर इज प्लानिंग टू कंज्यूम। यहां पे क्या है, प्लानिंग टू सेल। बिल्कुल, तभी तो हमारा इक्विलिब्रियम आता है कि जो प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं बेचने की, वही हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो इक्वल हो रहा है, राइट। वही हमारा बिजनेस और फर्म क्या कर रहे हैं सर, प्लान कर रहे हैं कंज्यूम करने की। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, वहां पे हमारा आ जाता है इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है। इसके बाद हमने एक बात डिस्कस की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भाई जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी जो भी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, अपने सारे फैक्टर सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जैसे जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि मान लो आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, ठीक है, ये आपका प्रोड्यूस हुआ, ओके। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मैंने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, मैं इसको 100 रुपए का बेचना चाहता हूं, 100 रुपीज की इसकी वैल्यू है। तो ये 100 रुपीज की वैल्यू आई कैसे, इसमें आप क्या करते हो, सारी की सारी फैक्टर कॉस्ट ऐड करते हो, है ना। सारी फैक्टर कॉस्ट को ऐड करोगे तब आएगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, इसमें जो आपने लेबर को दिया, राइट, कैपिटल का जो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, रेंट हो गया, और उसके बाद जो भी ऑन्ट्रप्रनर का प्रॉफिट है वो भी आपने ऐड कर दिया, तब जाके आपका 100 रुपये आया। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपके सारे फैक्टर इनकम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है कि जो भी टोटल वैल्यू आती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, दैट इज इक्वल्स टू योर फैक्टर इनकम। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। एवरी यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जनरेट इनकम फॉर द हाउस होल्ड। क्योंकि हम पढ़कर आए थे, अभी हम कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं, 2 सेक्टर मॉडल। जितने भी आपके फैक्टर इनपुट्स हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। तो जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो वो सारा का सारा आप फैक्टर सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और ये सब किसको मिलता है, हाउस होल्ड्स को। करेक्ट है। तो तभी क्या लिखा हुआ है, एवरी यूनिट ऑफ गुड्स
प्रोड्यूस जनरेट इनकम फॉर द हाउस होल्ड। और इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है कि जो भी हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई होती है दैट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। अब यहाँ पे ना वो सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स अप्लाई मत करना कि सर नेशनल इनकम तो एनडीपीएफसी ये एनएनपीएफसी, अरे नहीं रे बाबा, ठीक है। सिंपल सी बात सर, हमें बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल पढ़ना है कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, बनाते हो, ठीक है, उसकी जितनी भी वैल्यू आती है, ये 100 रुपीज की वैल्यू क्या होती है, जो आप अपने फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फैक्टर की इनकम हो जाती है। ठीक है, आपने लेबर को वेजेस दिया, वो उसकी इनकम हो गई, लैंड के आपने रेंट दिया, वो उसकी इनकम हो गई, कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट दिया, वो उसकी इनकम हो गई, एंटरप्रेन्योर ने अपना प्रॉफिट लिया, वो उसकी इनकम हो गई। तो ये 100 रुपए क्या है सर, कहीं ना कहीं आपने सब में डिस्ट्रीब्यूट करे होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया कि जो भी आपका एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज इक्वल्स टू योर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब जब इनकम की बात करते हैं सर, इनकम के दो पार्ट होते हैं, ये हमने कल भी पढ़ा था। कौन से दो पार्ट होते हैं कि इनकम या तो आप कंज्यूम करोगे या आप सेव करोगे। इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव। तो इनकम के दो पार्ट क्या हो गए सर, सी प्लस एस। तो यहां पे हमने क्या लिखा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू योर इनकम, और इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से। किससे सर, वाई से डिनोट करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम, और इनकम के दो पार्ट हैं इसलिए सी प्लस एस। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। सिंपल सी बात, हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है, वेरी सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से सेक्टर मॉडल सर, टू सेक्टर मॉडल, जहां पे सिर्फ आपका बिजनेस सेक्टर है और आपका हाउस होल्ड सेक्टर है। वहां पे मेरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे होती है, सिंपल है, जब मेरा एग्रीगेट डिमांड मेरे एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है, जब मेरा प्लान्ड एक्सपेंडिचर मेरे प्लान्ड प्रोडक्शन के इक्वल हो जाता है, ये सुनो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई हाँ, यहां पे मेरा इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब एग्रीगेट डिमांड हम पढ़कर आए हैं, है ना, एग्रीगेट डिमांड हमने डिटेल में पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है सर, सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एग्रीगेट सप्लाई हमने अभी अभी पढ़ा कि एग्रीगेट सप्लाई में आपका क्या आ जाता है, प्लान्ड प्रोडक्शन, और वो किसके इक्वल है सर, आपके नेशनल इनकम के। और नेशनल इनकम के दो पार्ट होते हैं, सी प्लस एस। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो आपका इक्विलिब्रियम कहां पे आ जाएगा कि व्हेन सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सर सी सी कट गया, देखो यहां पे जो हमने बोला कि इनकम को या तो आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या तो आप कंज्यूम करोगे या आप सेव करोगे। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खत्म हो गया, दोनों साइड पे आ रहा है, करेक्ट है। तो बचा क्या, I इज इक्वल्स टू एस। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम के हमारे यहां पे इक्वेशंस बन गई। पहली इक्वेशन क्या है, AD इज इक्वल्स टू एस। सेकेंड क्या हो गई, C प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। और क्योंकि वहां पे C C कट गया तो बचा क्या, I इज इक्वल्स टू एस। सर I इज इक्वल्स टू एस का मतलब क्या है, थोड़ा समझाओ ना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारे सेविंग्स के इक्वल होती है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। सेविंग्स का मतलब क्या है कि भाई मान लो मेरे 100 रुपए इनकम है, मैंने 20 रुपए सेव कर लिए। अब वो सेविंग्स जो है मुझे क्या करनी होती है सर, मोबिलाइज करनी होती है। मोबिलाइज का मतलब क्या होता है कि वो सेविंग मैं अपने आटे के डब्बे में नहीं डालने वाला हूँ, मैं उसको घर पे तिजोरी में नहीं रखने वाला हूँ। मैं उस सेविंग्स को क्या करूंगा, बैंक में जाके डिपॉजिट करवाऊंगा। जब मैं वो 20 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा तो बैंक क्या करता है, फिर आगे बैंक बिजनेस को लोन देता है। तो मेरा पैसा बैंक के पास डिपॉजिट है, उसी पैसों का यूज करके बैंक फर्म्स को लोन देता है। हाँ जी, तो वही पैसा किस में कन्वर्ट हो गया, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैंने पैसा बचाया, अच्छा ठीक है, वो पैसे बचा के मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट किया कहीं पे भी, मतलब वो पैसा घर पे नहीं है, आपने वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया, जो भी है, ठीक है। तो मैंने पैसा सेव किया था, सेव करके मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जब बिजनेस फर्म्स हैं वो लोन लेने कहां जाएंगी, बैंक के पास जाएंगी। तो बैंक आप ही का पैसा यूज करता है जो आपने डिपॉजिट करा है, और बिजनेस फर्म्स को क्या करेगा, लोन देगा। तो बिजनेस फर्म जो है उस लोन का क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। इसलिए कहा जाता है कि आपकी इक्विलिब्रियम कब होता है, जब जितना पैसा आपका हाउस होल्ड सेक्टर सेव कर रहा है, सेविंग्स है, उतना ही आपका बिजनेस सेक्टर इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो आपका इकोनॉमी क्या आता है, इक्विलिब्रियम में आता है, क्योंकि वो पैसा, मनी आपका जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट करता रहता है, किसी के घर पे पैसा नहीं पड़ा हुआ है। अब बात समझ रहे हो। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा इक्वेशन हो गया। अब अगर इसको हम देखेंगे किसमें सर, एक ग्राफ में, तो यहां पे नहीं देखेंगे, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। इस वाले ग्राफ को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस ग्राफ से हमको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब ये आराम से, ठीक है, आराम से एक एक करके इस ग्राफ को प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, इस ग्राफ को देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या प्लॉट किया, सबसे पहले मैंने प्लॉट किया सर क्या, मेरा इनकम। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ, डिटेल में डिस्कस किया था कि जो आपकी इनकम लाइन होती है वो 45 डिग्री पे क्यों होती है।
सर इनकम लाइन 45 डिग्री का मतलब क्या है, दोनों एक्सिस के y और x के बीच में, y एक्सिस के और x एक्सिस के बिल्कुल बीच में आपकी इनकम लाइन बनती है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पूरा समझाया था कि भाई क्यों वो बिल्कुल बीच से निकलती है। तो ये आपका इनकम लाइन हो गया, परफेक्ट। अभी हमने पढ़ा कि आपका इनकम जो है ना वो और कुछ नहीं है, एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। तो क्या जो इनकम लाइन है वही हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, बिल्कुल सही। और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। फिर हमने प्रीवियस क्लास में कंजम्पशन लाइन देखी थी, बिल्कुल देखी थी। तो ये मेरी कंजम्पशन लाइन आ गई, सर दिस इज माय कंजम्पशन लाइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया भी था कि कंजम्पशन लाइन यहां से स्टार्ट क्यों होती है। स्टार्टिंग में आपका जो कंजम्पशन है वो आपकी इनकम से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ये सब बातें हम डिस्कस करके आ चुके हैं, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका पहला पार्ट चेक कर लेना, उसके बाद ही सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ में आया। अब उसके बाद ये मेरी कंजम्पशन लाइन है सर, लेकिन मुझे यहाँ पे कंजम्पशन लाइन की बात नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे बात करनी है एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या था, C प्लस आई। तो ये जो मेरा कंजम्पशन है इसमें मुझे I को प्लस करना है, तब मेरा एग्रीगेट डिमांड लाइन बनेगा। अब I के बारे में हमने डिस्कशन कर रखी है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है सर वो कांस्टेंट होता है। प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट एक्सोजीनियस, यस और नो, प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करके आए थे। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। तो मैंने नीचे क्या करा, मैंने नीचे एक और डायग्राम बनाया जहां पे मैंने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्लॉट किया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मेरी ये रही, आप देख रहे हो, ये मेरी इनकम है, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट ये है। तो ये क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। इसी को हमने कहा था क्या, कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है और एक्सोजीनियस है। वेरी सिंपल, हाँ जी वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है, कांस्टेंट। तो मुझे इस कंजम्पशन में क्या ऐड करना है सर, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। तो अगर मेरा ये कंजम्पशन है, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट ऐड किया, तो बेटा ये हमेशा क्या रहेगा, आपके कंजम्पशन के पैरेलल रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट है ना। आप देखो मैंने जैसे ही सी में क्या ऐड कर दिया सर, सी में ऐड करा इन्वेस्टमेंट, यस। तो मेरी जो ये लाइन बन गई, ये लाइन कौन सी है सर, एग्रीगेट डिमांड, है ना। जैसे ही मैंने सी में प्लस करा आई, ये मेरा सी है, ठीक है। जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट को प्लस करा, तो जो भी मेरी ये लाइन बनती है, ये लाइन क्या है सर, एग्रीगेट डिमांड है। क्या एग्रीगेट डिमांड, इतनी बात हमको समझ में आती है सर, दिस इज एग्रीगेट डिमांड लाइन, एग्रीगेट डिमांड लाइन, करेक्ट है। अब अगर आप देखोगे तो सी और आई में क्या है सर, बिल्कुल इक्वल डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा एडी और सी में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है, इन्वेस्टमेंट का है, और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है, इसलिए ये गैप हमेशा क्या है, ये गैप हमेशा कांस्टेंट है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। वेरी सिंपल वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सर कंजम्पशन लाइन तो हमको पहले से ही बनाने आती थी, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट को प्लस करा, तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, एडी लाइन, दिस इज माई एडी, वेरी सिंपल, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, आसान है, जहां पे मेरा एएस और एडी इक्वल हो जाएगा, जो मेरा ये वाला पार्ट है ये मेरा इक्विलिब्रियम है, ठीक है। दिस इज माई इक्विलिब्रियम, यस। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा तो ये मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया, करेक्ट है। इक्विलिब्रियम इनकम बोलो या आउटपुट बोलो, एक ही बात है। एग्रीगेट सप्लाई और इनकम इक्वल होता है, एग्रीगेट सप्लाई मतलब आउटपुट, यस, इज इक्वल टू इनकम। तो यहाँ पे इनकम बोलो या आउटपुट बोलो, एक ही बात है। तो दिस इज माई इक्विलिब्रियम आउटपुट, कि इतना आउटपुट अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा, राइट, अगर हमारी इकोनॉमी में इतना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, इस आउटपुट पे आपका एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगा और मेरा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बात खत्म, हाँ जी बात खत्म, वेरी इजी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, हमने एक इक्वेशन और पढ़ी है, और वो इक्वेशन ये है कि इक्विलिब्रियम पे आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इक्वल होती है। तो नीचे वाले डायग्राम पे ध्यान से देखते हैं। तो मुझे पता है कि सेविंग्स लाइन कैसे बनती है, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ कर आए हैं। ये मेरी सेविंग्स लाइन है सर, सेविंग लाइन मेरी कहाँ से स्टार्ट होती है, नीचे से, नेगेटिव से, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है सर, ऑटोनोमस कंजम्पशन से मेरी डिस सेविंग्स होती है। क्या होती है, डिस सेविंग्स होती है। तो यहां पे आपका नेगेटिव आ गया, ठीक है, वेरी आसान वेरी आसान। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये मेरा डिस सेविंग है, अब ये ऊपर ऊपर जाता है, बिल्कुल जाता है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट। तो इस पॉइंट पे मेरा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स क्या हो रहा है सर, इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, हाँ जी इक्वल हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम है, हाँ ये दोनों इक्वल है। इसीलिए कहा गया था कि जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है तब आपका इक्विलिब्रियम होता है, हाँ जी बिल्कुल सही। यहाँ पे मेरा एडीएस इक्वल था, यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल है, इक्विलिब्रियम दोनों ही पॉइंट पे है, हाँ जी दोनों ही पॉइंट पे है। तो ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है।
अब आपके एमसीक्यूज में ये ग्राफ बनाने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि ग्राफ आ जाए और आपको कुछ आइडेंटिफाई करना हो कि बताओ भाई कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे क्या है, तो इसलिए आपको ग्राफ थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आई है। वापस आते हैं ऊपर। अब देखो क्या बोलता है। उस ग्राफ के बारे में कुछ बातें हमने यहाँ पे लिखी है, जरा उसको समझते हैं। कह रहे कंजम्पशन लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। ऐसा क्यों बोला गया, पढ़कर आए हैं कि सर इनकम के साथ साथ कंजम्पशन इंक्रीज होता है। पॉजिटिवली स्लोप का मतलब क्या है कि आपके वाई एक्सिस में और आपके एक्स एक्सिस में पॉजिटिव रिश्ता है। जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। सिंपल है, ठीक है, ऑल राइट। बट लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। ये सब बातें हमने प्रीवियस क्लास में समझ ली थी कि सर मेरा चेंज इन इनकम जो है ना, चेंज इन इनकम ये ज्यादा होता है चेंज इन कंजम्पशन से। इनकम में अगर मेरा चेंज 100 रुपए से हो रहा है तो मेरा कंजम्पशन में 100 रुपए से चेंज नहीं होता है, मैं कंजम्पशन थोड़ा कम ही करता हूं। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सोजीनियस, ये भी हम पढ़कर आए थे। सर एक्सोजीनियस का मतलब क्या होता है कि इनकम के चेंज होने से मेरा इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट है। हाँ जी, कांस्टेंट है। फिर बात करते हैं एडी लाइन की। एडी के बारे में क्या बोला, इज लीनियर एंड पॉजिटिवली स्लोप। अगेन अगर आप चेक करोगे तो एडी जो है ये भी मेरा क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एडी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों, अरे क्योंकि एडी में जो आपका सी वाला कंपोनेंट है इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, हाँ जी, लेकिन जो हमारा सी वाला कंपोनेंट है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो मेरा सी बढ़ता है, इसीलिए मेरा एडी भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या बोलता है, कह रहे एडी लाइन इज लीनियर एंड पॉजिटिवली स्लोप्ड इंडिकेटिंग दैट एज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम राइजेस द एडी इन द इकोनॉमी ऑल्सो राइजेस। सिंपल सी बात है ना। देखो अगर मेरा नेशनल इनकम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो वो डिमांड ज्यादा ही करेंगे ना, तो इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। ये बात तो सही है। अब उसके बाद कहता है कि भाई इक्विलिब्रियम सिर्फ ई पॉइंट पे क्यों है, इससे कम वाले पे या इससे ज्यादा वाले पे क्यों नहीं है। तो वैसे तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एक बार देखते हैं। कह रहे मुझे बताओ ये ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। तो अगर मैं इस ए पॉइंट को देखता हूं, इस ए पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड इतना है, हाँ, लेकिन आपका एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। अगर आप इस ए पॉइंट को देखते हो तो आपका ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपका एग्रीगेट जो सप्लाई है वो ज्यादा आ रहा है ना यहाँ पे। सर ए पॉइंट आपका क्या है, ए पॉइंट इज एग्रीगेट डिमांड, लेकिन आपकी सप्लाई क्या है सर, सप्लाई तो ऊपर है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है। इक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा रे बाबा, नहीं है ना यहाँ पे। सर आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, करेक्ट है, ज्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन डिमांड उतनी है ही नहीं, तो कहां से आएगा इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर कह रहे बी पॉइंट पे देखो तो बी पॉइंट पे क्या हो रहा है सर, बी पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, देखो अगर मैं बी पॉइंट को चेक करूंगा तो यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे ये मेरी एग्रीगेट डिमांड है, तो एग्रीगेट डिमांड यहां पे है तो एग्रीगेट सप्लाई नीचे है। इसका मतलब इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अरे तुम डिमांड ज्यादा कर रहे हो, सप्लाई कम हो रहा है, इक्विलिब्रियम कैसे होगा। अगर डिमांड ज्यादा कर रहे हो, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है सर, इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, इनकम कम होगा, वो सब चीजें होगा, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो नहीं है ना। इक्विलिब्रियम सिर्फ ई पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये बी और ए वाला बकवास पॉइंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है पॉइंट अबव 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन का मतलब क्या हो गया, इनकम लाइन। अगर पॉइंट अबव 45 डिग्री लाइन है इसका मतलब ये बी पॉइंट की बात कर रहा है, ये मेरा 45 डिग्री लाइन है सर, दिस इज 45 डिग्री लाइन, है ना। इसके ऊपर अगर आप ये वाला पॉइंट देखते हो तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, यस एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता। सिमिलरली पॉइंट बिलो 45 डिग्री लाइन, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, कौन सा पॉइंट, ए वाला पॉइंट, कि अगर इनकम लाइन से नीचे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डिमांड कम है, आपका सप्लाई ज्यादा है, ये बात भी सही है। तो क्या बोलता है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इसका मतलब यहाँ भी नहीं हो सकता। तो कह रहा है ओनली एंड ओनली एट पॉइंट ई and at corresponding equilibrium level of income and output y0 aggregate demand equals to output। सिंपल सी बात है सर, ये कुछ बहुत ज्यादा काम का हमारे पास था नहीं, मेन हमको ग्राफ समझना था, हमने समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया। अब कहते हैं देखो वी नो दैट AD इज इक्वल टू C प्लस आई, AS इज इक्वल टू दिस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो एजम्पशन है इसको जरा ध्यान से समझो। सर कीन्स क्या कह रहा है, कीन्स कह रहा है मेरी बात सुनो, ऐसा मत मान के चलना कि इकोनॉमी में हमेशा ही इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा मत मान के चल लेना कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपकी इकोनॉमी इम्बैलेंस हो सकती है, आपकी इकोनॉमी, जैसे हमने वो जो पॉइंट देखे ए और बी हमारी इकोनॉमी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो अपने आप सब कुछ नहीं होता है, आप मान के चलोगे कि भाई हमेशा हमेशा हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी, नहीं। कीन्स ने हमेशा ऐसा माना है कि मार्केट अपने आप रेगुलेट नहीं होती है,
सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होती है। ये हम पढ़कर भी आए हैं कि सर कीन्स ने क्या माना, कीन्स ने माना कि सुनो भाई, ऐसा मत मान लेना कि मार्केट में सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता है, नहीं, कई बार गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे भी सही, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट्स हैं उसमें ये सब चीजें हैं, है ना, कि कीन्स की क्या एजम्पशन थी, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की क्या एजम्पशन थी, तो ये सब बातें में पढ़ने भी है। तो कह रहे देखो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कह रहे एडी विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। आपका एमसीक्यू बन सकता है कि एज पर कीन्स क्या हमारा एडी और एएस हमेशा इक्वल है, नहीं, एडी और एएस हमेशा इक्वल नहीं होगा। देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट कंज्यूमर्स कंजम्पशन प्लान ऑलवेज कोइंसाइड। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जितना आपके इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है हमेशा उतना ही कंजम्पशन हो रहा होगा। ये क्या बात हुई भाई हाँ है ना, कि भाई हाँ प्रोड्यूसर सोच रहा है कि मैं 100 यूनिट्स बनाऊंगा, कंज्यूमर सोच रहा है हाँ मैं 100 यूनिट्स कंज्यूम करूंगा। पागल हो गए हो क्या? सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, क्या ये जरूरी है कि हमेशा इक्वल होगा? नहीं रे, कि हाँ मैंने जो सेव किया मैंने बैंक में डिपॉजिट किया उतना ही बैंक ने लोन दे दिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा। तो क्या बोला उसने, कह रहे देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट कंज्यूमर कंजम्पशन प्लान ऑलवेज कोइंसाइड विद द प्रोड्यूसर प्रोडक्शन प्लान। हाँ जी, एंड द प्रोड्यूसर प्लान टू इन्वेस्ट, जो उसका इन्वेस्टमेंट है, हाँ जी, मैच इज ऑलवेज हाउस होल्ड प्लान टू सेव, कि जितना मैं सेव कर रहा हूं उतना ही बिजनेस जो है इन्वेस्ट करेगा। अरे ऐसा जरूरी नहीं है रे बाबा, इतना थोड़ी इक्वल इक्वल, ठीक है ओके। कह रहे फॉर इक्विलिब्रियम, अगर आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहे, द हाउस होल्ड प्लान मस्ट कोइंसाइड। सिंपल सी बात बोल रहा है कि सर हाउस होल्ड का जो प्लान है सेव करने का वो प्रोड्यूसर के प्लान इन्वेस्ट करने के इक्वल होना चाहिए, तब जाके आपकी इक्विलिब्रियम आएगा। हाँ जी, तो बस इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है कि एज पर कीन्स हमेशा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती है। इतना सा पॉइंट है, हाँ जी इतना सा पॉइंट है। हाँ ये हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है सर, लीकेज और इंजेक्शन। अब देखो लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है आपके बॉडी में इंजेक्शन लगता है, कभी बचपन में लगा होगा। क्यों लगाते हैं? क्योंकि बॉडी में कुछ कमी होती है तो उसको इंजेक्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, है ना, कि सर कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक है, फलान ढिंगाना, ब्लड वो जो भी है, तो बाहर से कुछ इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी सही से फंक्शनिंग करे, बॉडी बूस्ट हो जाए। लीकेज का मतलब क्या होता है सर? लीकेज का मतलब कुछ बाहर निकल गया। जैसे मान लो एक दूध का पैकेट है, उसमें एक छेद हो गया तो सारा दूध बाहर निकल जाएगा ना। लीकेज का मतलब क्या होता है कि भाई आउटफ्लो हो गया। इंजेक्शन का मतलब इनफ्लो हो गया, बस यही मतलब है ठीक है। देखो क्या बोलता है, कह रहा है अगर मैं लीकेज और इंजेक्शन की बात करता हूं लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या मतलब होता है? इंजेक्शन का मतलब होता है जब आप अपने इकोनॉमी में कुछ इंजेक्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, जिससे आपका सर्कुलर फ्लो जो है वो बूस्ट होगा। जैसे आपको पता है हमारा सर्कुलर फ्लो होता है ना। सर्कुलर फ्लो में क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो इनपुट्स देगा, फैक्टर इनपुट्स देगा, उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसे खर्च करेगा, फिर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, वो सब चीजें। लेकिन अगर मान लो इसी फ्लो में अब किसी ने 100 रुपए इंजेक्ट कर दिए तो अब मेरा सर्कुलर फ्लो में 100 रुपए ज्यादा आ जाएंगे। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी में क्या होता है सर, इनफ्लो ऑफ इनकम टू द सर्कुलर फ्लो, कि जो ऑलरेडी मेरा सर्कुलर फ्लो चल रहा है उसमें किसी ने इंजेक्शन डाल दिया, मतलब सर सर्कुलर फ्लो को और बूस्ट कर दिया, इकोनॉमी को और बूस्ट कर दिया, इनकम लेवल को इंक्रीज कर दिया, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। और इंजेक्शन जो है वो बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। कि अभी मान लो प्रोड्यूसर के पास एक ही मशीन है, एक मशीन पे 4 वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये एक सर्कुलर फ्लो चल रहा है कि 4 वर्कर काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं तो उनको पैसे मिलेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज बिकेगा, वो सब चीजें। हाँ जी, लेकिन अगर मान लो सर बिजनेस ने एक और मशीन परचेज कर ली तो अब क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, तो सर्कुलर फ्लो क्या हो गया, बूस्ट हो गया। तो कह रहा है इंजेक्शन इज द इनफ्लो ऑफ इनकम टू द सर्कुलर फ्लो, जो बेसिकली हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। लीकेज का मतलब क्या होता है कि आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए आपने चावल के डब्बे में डाल दिए, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराए, वो चावल के डब्बे में जो पैसे पड़े हुए ना वो आपका क्या है, लीकेज है, क्योंकि आपने सर्कुलर फ्लो से पैसे निकाल लिए। अच्छे भले सर्कुलर फ्लो में 100 रुपए फ्लो कर रहे थे, आपने 100 रुपए में से 20 रुपए वहां से निकाले और डब्बे में डाल दिए, तो अब आपके सर्कुलर फ्लो में 80 रुपए हो गए। सिंपल सा एग्जांपल है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो लीकेज का मतलब क्या होता है, लीकेज का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ इनकम। इनकम का आउटफ्लो हो गया, मतलब इनकम बाहर हो गई आपके कहां से, सर्कुलर फ्लो से। यस, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट यूज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब है इसका सर, सेविंग्स। आप क्या कर रहे हो, आपने सेविंग्स कर ली, हाँ जी सेविंग्स कर ली। अगर आपने सेविंग्स कर ली तो इसका मतलब आपने उन पैसों से गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन नहीं करा। अगर आपने कंजम्पशन, आप कंज्यूम नहीं करोगे, आप आराम से समझो, ठीक है,
कि अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन नहीं करूंगा, अरे तो उसका प्रोडक्शन भी तो नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, तो इसका मतलब लीकेज हो रहा है। हाँ जी, लीकेज हो रहा है, इनकम लेवल कम हो जाएगा, नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाएगी। अब बात समझ रहे हो? तो वेरी वेरी सिंपल। देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो इनकम आपकी कितनी है, इनकम है आपकी 1000 रुपये, ठीक है, आपने कंज्यूम कितना किया, सिर्फ 900 रुपये, मेरे को 1000 रुपये मिले, यस, मुझे क्या करना चाहिए था, आइडियल सिचुएशन क्या होती कि मैं 1000 रुपये वापिस से कंज्यूम कर लूं, 1000 रुपये के मैं गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर लूं, वो बेस्ट होता। लेकिन आपने क्या करा, आपने 1000 में से 900 कंज्यूम करे, 100 रुपये सेव कर लिए, तो आपने सर्कुलर फ्लो में से 100 रुपये निकाल के डब्बे में डाल दिए। दैट इज योर लीकेज। हाँ जी, लीकेज। अब बात समझ रहे हो? अब मान लो अगर फॉर एग्जांपल यस, अगर ये 100 रुपये आपने क्या करा, 100 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट करे और फिर उसके बाद बिजनेस ने लोन लिया और फिर उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, 100 रुपये का इंजेक्शन हो जाएगा। इंजेक्शन, हाँ जी बिल्कुल। और हमें इसलिए हमने क्या समझा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आती है जब मेरा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब मेरा लीकेज और इंजेक्शन इक्वल होता है? अरे क्योंकि सेविंग क्या है सर, लीकेज है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इंजेक्शन है। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए आपकी सेविंग किसके इक्वल होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के। सेविंग को आपने क्या बोला, लीकेज, इन्वेस्टमेंट को क्या बोला, इंजेक्शन। तो ये भी तो बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम लीकेज इज इक्वल्स टू इंजेक्शन, लीकेज शुड बी इक्वल्स टू इंजेक्शन, तब जाके आपकी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में आती है। बात तो सही है, बात तो सही है, हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद एमसीक्यू के लिए परफेक्ट क्वेश्चन कि मान लो आपकी इकोनॉमी में लीकेज ज्यादा है, इंजेक्शन कम है, तो क्या होगा, नेशनल इनकम फॉल कर जाएगी। आप आराम से सोचो, याद नहीं करना है रे, ठीक है। अगर आपकी लीकेज ज्यादा हो रही है और इंजेक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने पैसे सेव तो कर लिए, लेकिन जो पैसे आपने सेव करे हैं वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट तक नहीं पहुंचे। या तो आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, या फिर बिजनेस ने लोन ले लिया, जो भी है सर, वो हमारे पैसे सर्कुलर फ्लो में वापस नहीं आए हैं। मैंने 20 रुपए सेव करे, हाँ जी, अब अगर मैंने 20 रुपए सेव करे हैं, सर्कुलर फ्लो से निकाले हैं, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगी जब बिजनेस वो 20 रुपए इन्वेस्ट करेगा। बिजनेस बैंक से लोन लेके पैसा इन्वेस्ट करेगा, तब मेरा इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मैंने सेव करे 20 रुपए, इन्वेस्टमेंट आई 10 रुपए, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा जो आ गए, निकल गए सर, उससे मेरा नेशनल इनकम गिर जाएगा, क्योंकि मैंने वो गुड्स कंज्यूम नहीं करे, बिजनेस प्रोडक्शन नहीं कर रहा, हाँ जी, तो नेशनल इनकम फॉल हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट बोलता है, क्या बोलता है कि अगर आपका लीकेज ज्यादा है, किससे सर, इंजेक्शन से, मतलब आपकी सेविंग ज्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट अगर कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम जनरेट कम होगा, और इनकम जनरेट कम होगा तो आपको क्या बोला गया, नेशनल इनकम विल फॉल। एमसीक्यू के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद कहता है भाई उल्टा कर दो, अगर मान लो फॉर सम रीजन आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लीकेज से, बहुत ही बढ़िया हो गया। तो अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लीकेज से, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया, ज्यादा मशीन्स आपने परचेज करी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा इनकम जनरेट होगी, तो यहाँ पे नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी बात कि अगर आपका लीकेज ज्यादा है तो नेशनल इनकम गिर जाता है, और अगर आपका लीकेज कम है, इंजेक्शन ज्यादा है, तो मेरा नेशनल इनकम विल राइज, बिल्कुल बिल्कुल राइज, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और कीनेशियन थ्योरी में थोड़ी लड़ाइयां होती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है, ये वो लोग हैं जो मानते थे कि सुनो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मार्केट अपने आप चलेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे रहेगा, सारे रिसोर्सेज हमेशा फुल्ली यूटिलाइज्ड होंगे। ये है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। कीनेशियन ने बोला कि बेटा सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ ठीक है। तो देखो कह रहे, देखो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला, इकोनॉमी इज सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग है, हाँ जी बिल्कुल सही, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सेकंड क्या बोलता है, केपेबल ऑफ अचीविंग इक्विलिब्रियम एट नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी। सर नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ा भी रखा है पहले। नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी का मतलब होता है ऐसा लेवल जहां पे आपके सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, कोई खाली नहीं बैठा, सारी लेबर एम्प्लॉयड, सारे रिसोर्सेज एकदम फुल्ली एम्प्लॉयड है। जितना मैक्सिमम आप प्रोडक्शन कर सकते हो इकोनॉमी में, उतना मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। वाह भाई वाह, उसको बोला नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी। तो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो 1930 से पहले वाले थे, ठीक है, एडम स्मिथ वगैरह, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, कह रहा है कि भाई हमारी इकोनॉमी इज केपेबल ऑफ अचीविंग इक्विलिब्रियम at the natural level of GDP. Yes, level of GDP that is obtained when economy's natural resources are fully employed. लेकिन कीनेशियन थ्योरी ने बोला कि सुनो, जब हमारा 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया,
हमारे इस चैप्टर का पहला टॉपिक था, ये सुनो। ग्रेट डिप्रेशन आया तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को समझ में आ गया कि भाई हम सपनों की दुनिया में जी रहे थे, अपने आप सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। कह रहा है मार्केट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपने आप ही सब कुछ फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, नहीं सर, एक्सटर्नल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं मार्केट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, हाँ जी, एंड द रिजल्टिंग नेचुरल लेवल ऑफ रियल जीडीपी। हमने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा है कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जहां पे आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ रही है, जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो रहा है, वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो ना रे बाबा ना। सर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी आपका इक्विलिब्रियम हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो आपके पास एमसीक्यू क्या आ सकता है? एमसीक्यू आएगा, ये बताओ किसका ऐसा मानना था कि इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी का प्रोडक्शन होगा, यस और नो, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट केनेशियन का मानना क्या था? सर केनेशियन थ्योरी का मानना है कि मार्केट अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करता है, राइट। इकोनॉमी कुड सेटल इन इक्विलिब्रियम एट एनी लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई इक्विलिब्रियम कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, ओके ओके ओके। देखो कह रहे इफ द एग्रीगेट डिमांड लाइन इंटरसेक्ट्स द 45 डिग्री लाइन विच इज आपका एग्रीगेट सप्लाई, द लेवल ऑफ पोटेंशियल जीडीपी। सर पोटेंशियल जीडीपी नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी एक ही बात है। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि मेरी इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है, मैक्सिमम जीडीपी मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन जो मैं कर सकता हूं, दैट इज पोटेंशियल। आपको बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम करते नहीं हो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि इस लड़की में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन ये पढ़ती नहीं है पढ़ता नहीं है। ये वही बात बोल रहा है, कह रहा है कि भाई एडी इंटरसेक्ट्स द 45 डिग्री लाइन एट द लेवल ऑफ पोटेंशियल जीडीपी। अगर पोटेंशियल जीडीपी पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, वो बिल्कुल है, हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन देयर इज नो गारंटी नहीं है रे दैट इक्विलिब्रियम विल अकर एट पोटेंशियल जीडीपी। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमेशा पोटेंशियल जीडीपी ही प्रोड्यूस होगा, हमेशा मैक्सिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, राइट एवरीबॉडी। हाँ जी, तो इसके बाद अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है आपका क्या? डिफ्लेशनरी गैप, यस, एंड इन्फ्लेशनरी गैप। हाँ जी, एमसीक्यू बनते हैं, बहुत एमसीक्यू बन सकते हैं ऐसे कि डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो पहले जो इसका जो नाम है ना, उसको आप समझोगे तो आपको याद रहेगा। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? मेरे इकोनॉमी में डिफ्लेशन कब होता है? डिफ्लेशन का जनरली मतलब क्या होता है कि प्राइस का कम होना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस का बढ़ना। हाँ जी, तो पहले सोचो कि डिफ्लेशन होता कब है। डिफ्लेशन तब होता है बेटा कि जब आपके इकोनॉमी में डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। जब डिमांड कम होती है, आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो लेकिन बिक नहीं रहा, डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस को कम करना पड़ता है। तो डिफ्लेशन कब होगा? जब डेफिशिएंट डिमांड होगी, जब डिमांड कम होगी। इन्फ्लेशन कब होता है? जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। अगर डिमांड ज़्यादा होती है, लोगों को चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उस केस में इन्फ्लेशन होता है। तो जब मैं बात करूंगा डिफ्लेशनरी गैप की, तो मुझे पता है कि डिफ्लेशनरी गैप यहां पे आने वाला है डेफिशिएंट डिमांड। क्या आएगा? डेफिशिएंट डिमांड। हाँ, अब वो किस तरीके से आएगा मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है। इस ग्राफ से हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखो, एक तो आपको क्या चेक करना है कि जो ये डॉटेड लाइंस है और एक आपका बिल्कुल जो ये बोल्ड लाइंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपके इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता, क्या होता? फुल एम्प्लॉयमेंट, सारे रिसोर्सेज एकदम फुल्ली यूटिलाइज, एकदम फर्स्ट क्लास, तो आपका इक्विलिब्रियम कहां पे आता? आपका आउटपुट कितना प्रोड्यूस होता? तो हमारा आउटपुट होता इतना, राइट, OQ। ये हमारा इनकम और आउटपुट है, एग्रीगेट सप्लाई आउटपुट एक ही बात है, हाँ, इतना मेरा आउटपुट है। एग्रीगेट डिमांड यहां पे कितना होता? तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इतना है, सर ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, करेक्ट, तो मेरा इक्विलिब्रियम आने के लिए मेरी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इतनी होनी चाहिए, करेक्ट है, यस। सर जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी किसको? इंटरसेक्ट करेगी आपके एएस वाली लाइन को, इनकम वाली लाइन को, है ना। सबसे पहले आपने क्या बनाया? सबसे पहले दोस्तों आपने बनाया इनकम लाइन, बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्योंकि आपका आउटपुट इतना आ रहा है, करेक्ट, तो आपका इक्विलिब्रियम यहां पे कब आएगा? सर जब मेरा एग्रीगेट डिमांड यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, एग्रीगेट डिमांड यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, बात तो सही है। तो मैंने यहां पे एग्रीगेट डिमांड की एक लाइन बनाई है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो अगर आपका इक्विलिब्रियम यहां पे हो रहा है, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम,
कि भाई ये है एकदम फर्स्ट क्लास, हाँ जी, नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, करेक्ट। लेकिन किंतु परंतु ऐसा होता नहीं है ना। हम कौन सा अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करते हैं ठीक है, सुनो, एक्चुअली में जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है सर वो आपका ये है AD0, जो मैंने एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रखी है, ये आपका AD0 है, मतलब इतनी एक्चुअली में मार्केट में इकोनॉमी में डिमांड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपकी जो डिमांड होनी चाहिए थी सर वो होनी चाहिए थी क्या, ये F वाली, इतनी डिमांड होनी चाहिए थी, करेक्ट है सर। लेकिन एक्चुअली में है कितनी, ये G वाली, हाँ। तो एक्चुअली में सर जो यहाँ पे ये गैप आ रहा है ना सर, इतनी यहाँ पे इतनी डिमांड होनी चाहिए थी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सर, लेकिन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इतनी है नहीं ना, है कितनी G। तो दोस्तों बस जो ये आपका डिमांड का डिफरेंस है जिसको हमने क्या बोला, डेफिशिएंट डिमांड, इसी को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। बस कि जो आपका शॉर्टेज ऑफ डिमांड है ना उसी को हमने क्या बोला है, उसी को बोला डिफ्लेशनरी गैप। हाँ जी बिल्कुल सही, यस और नो, बड़ा सिंपल, हाँ जी बड़ा सिंपल। आपका क्या हो रहा है सर, यहाँ पे एक्चुअली में जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो ई पॉइंट पे आ रहा है, क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है, यस और नो। तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जब मेरा एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये पढ़ रहा हूँ कि डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जितना एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए था फॉर इक्विलिब्रियम उतना है नहीं, कितना है, कम है, हाँ जी कम है। तो जितना मेरा कम है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला सर दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। सिंपल सी बात है, हाँ जी बहुत सिंपल सी बात, देखो ध्यान से। कह रहे OQ इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। OQ मतलब ये वाला सर, ये है O से लेके Q, OQ लेवल, ठीक है। OQ इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, करेक्ट। जहां पे आपका AD कितना है, QF सर, ये आपका AD है, करेक्ट, ठीक है। एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका AD इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए सर, लेकिन अब देखो देखो देखो, बट AD इज इक्वल्स टू GQ सर, एक्चुअली में मेरा AD कितना है रे बाबा, सर एक्चुअली में तो G और Q इतना ही है ना, हाँ जी, एक्चुअल AD इतना है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला कि डिफ्लेशनरी गैप मेरा क्या है, FG है, डिफ्लेशनरी गैप FG, हाँ जी FG। तो देखो अगर ये सिचुएशन आती, अगर मान लो मैंने इतना आउटपुट प्रोड्यूस करा होता इकोनॉमी में, मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोडक्शन किया होता, लेकिन एग्रीगेट डिमांड मेरी कम आती, तो इसमें क्या होता कि सर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास स्टॉक बच जाता। भाई मैंने तो अपना क्या किया, सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, और मैंने प्रोडक्शन कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अब होता क्या, होता ये कि सर अब मेरे पास होता एक्सेस इन्वेंट्री जो बचा हुआ होता, तो मैं फ्यूचर में प्रोडक्शन कम कर दूंगा, प्रोडक्शन कम करूंगा, फ्यूचर में कम बनाऊंगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम लेवल कम हो जाएगा, और इसीलिए अब आपका क्या हुआ, आपका AS कम हो गया। यहां पे था पहले आपका क्या सर, इनकम, अब यहां पे आ गया, नीचे आ गया, इसलिए यहां पे इक्विलिब्रियम है, इसलिए मेरा आउटपुट लेवल अब कम होगा, हाँ जी कम होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या बोलता है, कह रहा है इसकी वजह से क्या होता है, अनप्लैन्ड बिल्ड ऑफ इन्वेंट्रीज। अगर आपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आपने स्टॉक को बिल्ड कर दिया तो वहां पे क्या हो गया, बिल्डअप ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब एक्सेस स्टॉक हो गया। अब मैं फ्यूचर में प्रोडक्शन कम करूंगा, प्रोडक्शन कम करूंगा तो एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम कम, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका AD और AS इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, AD कम था, हाँ जी, तो मैं अब क्या करूंगा, अपना एग्रीगेट सप्लाई भी कम कर दूंगा, और धीरे धीरे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं है। वही तो केनेशियन थ्योरी बोल रही थी, हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे लिखी हुई है आपकी बुक्स की टेक्निकल लैंग्वेज जिनसे MCQs बन सकते हैं, वो क्या है, कह रहा है इफ AD इज फॉर एन अमाउंट ऑफ आउटपुट यस लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर जो आपका AD है सर, ये कौन सा AD है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम वाला है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देयर इज डेफिशिएंट डिमांड। यही तो बोल रहा हूं मैं कब से, हाँ या ना। और जो आप जितना आपका डेफिशिएंट डिमांड है, जो गैप है, उस गैप को हमने क्या बोला, डिफ्लेशनरी गैप या फिर रिसेशनरी गैप या कॉन्ट्रैक्शनरी। ऐसा क्यों बोला गया, आप आराम से सोचो बेटा कि कब आपके इकोनॉमी में डिमांड कम होती है। क्या हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ कर आए, हाँ राइट। मान लो आपकी मेन जो 2 स्टेज होती है वो क्या होती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब हमारा एक्सपेंशन चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है और थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होता है, वो एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन में क्या होता है सर, कि आपकी डिमांड कम होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, तो डिमांड कम करते हैं।
ये सुनो, और इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि जो आपका डिफ्लेशनरी गैप आ रहा है, जो आपका डेफिशिएंट डिमांड आ रहा है, उसको हम रिसेशनरी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी बोल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर एमसीक्यू बन सकता है। बात समझ आ गई? हाँ जी। और ये हमारे कौन से बिजनेस साइकिल में होता है? इट अकर्स व्हेन इकोनॉमी इज इन बिजनेस साइकिल। कौन सा? कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिसेशन, क्योंकि वही स्टेजेस होती है जहां पे आपकी डिमांड कम होती है और आउटपुट ज्यादा होता है। वेरी सिंपल। अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप की, ये और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें कुछ बातें हैं जिसको समझने में मजा आएगा। इन्फ्लेशनरी गैप जैसे हमने देखा था सर, इन्फ्लेशनरी गैप का आप इतना तो मतलब समझ पा रहे हो कि यहां पे आपकी डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, तभी वो इन्फ्लेशन आ रहा है, तभी वो इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है। एक्सेस डिमांड को हमने क्या बोला? इन्फ्लेशनरी गैप। तो अगर दोबारा से एक बार हम पहले ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो डॉटेड लाइन है वो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अब दोस्तों फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इतना है, ठीक है, राइट, इतना है, हाँ जी इतना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो आपका एग्रीगेट डिमांड इतना होना चाहिए। यस और नो, कितना होना चाहिए? इतना। और इसीलिए आपने एक एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ किया, यस ड्रॉ किया। तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आपका इक्विलिब्रियम यहां पे आ रहा है, विच इज पॉइंट नंबर एफ। लेकिन किंतु परंतु, क्योंकि यहां पे क्या है सर, डिमांड एक्चुअल में ज्यादा है। मैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इतनी एग्रीगेट डिमांड लेके चल रहा था, लेकिन इकोनॉमी में एक्सपेंशन चल रहा है भाई, लोगों के पास पैसा बहुत है। तो क्या है सर, आपकी एक्चुअल डिमांड कितनी है? एक्चुअल डिमांड एक्चुअली में इतनी है। ओ एडी जीरो इतनी है, हाँ जी इतनी है। ये जो आपका एक्सेस डिमांड है सर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो आपका एक्सेस डिमांड आ रहा है उसको हमने बोला इन्फ्लेशनरी गैप। सर ये क्या है आपका? इन्फ्लेशनरी गैप। हाँ जी, जो हमारा एक्सेस डिमांड है। सिंपल सी बात है जी, सिंपल सी बात है। अब जो हमारा एक्सेस डिमांड आया, ठीक है, लेकिन अब मेरा इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होगा? तो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे जो हमने पढ़ा डिफ्लेशनरी गैप में, हमने क्या पढ़ा कि सर क्योंकि यहां पे आपकी डिमांड कम है तो फ्यूचर में प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आउटपुट लेवल कम हो जाएगा, आउटपुट लेवल कम हो जाएगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपका एडीएस के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे एक्चुअली में आउटपुट कम हो रहा था, लेकिन बेटा अब जरा इसको थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे, आराम से सोचेंगे। हाँ जी सर, ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड एक्चुअली में ज्यादा है। हाँ जी ज्यादा है, तो यहां पे मेरा इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा क्योंकि एडी ज्यादा। हाँ जी एडी ज्यादा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है सर? पॉइंट नंबर ई पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल यहां पे आ रहा है। तो आप क्या सोच रहे हो कि सर देखो हमारा आउटपुट बढ़ गया, क्या बढ़ गया? आउटपुट बढ़ गया, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई। एग्रीगेट सप्लाई आपकी यहां पे थी, हाँ जी सर यहां तक हो गई, यहां तक हो गई बेटा। लेकिन अब जरा ध्यान से मेरी बात समझो, क्या एक्चुअली में यहां पे आउटपुट इंक्रीज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो आप बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपने सारे रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिए हैं। और रिसोर्सेज आएंगे कहां से? अब बात समझ रहे हो कि यहां पे आपने बोला कि भाई इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं है। अच्छा समझ में आता है सर, इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे होगा क्योंकि यहां पे एडीएस इक्वल है। वो तो ठीक है सर, ये तो हमको ग्राफ से समझ में आ रहा है। लॉजिकली सोचो कि भाई इस पॉइंट तक आप पहुंचोगे कैसे? इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपका एग्रीगेट डिमांड इतना है, हाँ, और आपका एग्रीगेट सप्लाई इतना है। अरे भाई साहब, एग्रीगेट सप्लाई यहां तक पहुंचेगा कैसे? इंक्रीज कैसे होगा? आउटपुट इंक्रीज कैसे होगा? जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट में यहां पे हो। एग्जैक्टली आप बात समझ रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है? कि आपने तो आसानी से बोल दिया ग्राफ को देख के कि सर यहां पे अब मेरा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा, हाँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एडीएस के इक्वल हो जाएगा। बेटा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा कैसे? अब बात समझ रहे हो? इसीलिए यहां पे एक्चुअल आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है, रियल आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है, नॉमिनल आउटपुट इंक्रीज होता है। मतलब सब मतलब ये कि देखो ये इन्फ्लेशनरी गैप है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जो आपका आउटपुट की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। एक्चुअल आउटपुट तो बेटा इतना ही रहेगा। अब ये पॉइंट ना बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं कि हाँ ये रहा ग्राफ, यहां पे इक्विलिब्रियम, बात खत्म। सोचो तो सही कि सर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मेरा इक्विलिब्रियम, मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मेरा आउटपुट इतना है, हाँ, इससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकते। इसका मतलब आप दिस इज योर पोटेंशियल आउटपुट, करेक्ट, ज्यादा कैसे बनाओगे? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम मेरा इस पॉइंट पे है, इस आउटपुट पे है, तो इस पॉइंट तक पहुंचा कैसे? सर प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट की वैल्यू बढ़ी है।
इसका मतलब ये रियल आउटपुट नहीं है, ये नॉमिनल आउटपुट है। ओ माय गॉड, अब बात समझे, आ जाओ देखो। कह रहे इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यस एट पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर एफ मैंने आपको बताया, बिल्कुल बताया कि ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है। हाँ, तो आपका एग्रीगेट डिमांड अगर इतना होता तो आपका यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता, लेकिन किंतु परंतु सर व्हेन ओ क्यू इज द लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ ये हमने पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। कह रहे बट व्हेन एडी इज इक्वल टू जी क्यू। जी क्यू मतलब क्या है, ये वाला बड़ा वाला। सर ये एक्चुअल है आपका, क्या है, मान लो एक्चुअल एडी आपका ये है। अच्छा ठीक है, कह रहे व्हेन एडी इज इक्वल टू जी क्यू देन देयर इज एक्सेस डिमांड रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशनरी गैप एफ जी। यही तो बताया मैंने आपको कि सर ये जो गैप है इसको हमने क्या बोला, एक्सेस डिमांड जो आपकी है इसको हमने बोला इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा ठीक है, ओके। अब देखो कह रहा रियल आउटपुट विल बी कांस्टेंट। अरे क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट को इंक्रीज कैसे करेंगे, तो रियल आउटपुट विल बी कांस्टेंट। हाँ जी, बट राइज इन प्राइस लेवल, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया सर, राइज इन प्राइस लेवल विल कॉज इंक्रीज इन द नॉमिनल आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम विल बी एट पॉइंट ई। तो यहां पे क्या होगा सर, हमारा प्राइस लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से मेरा आउटपुट की वैल्यू बढ़ रही है और यहां तक मैं पहुंच जाऊंगा और मेरा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अरे वाह, बात समझ में आ गई? हाँ जी, बात समझ में आ गई। यस सर यस। तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो नॉमिनल आउटपुट इंक्रीज हुआ, तो इसलिए वो क्या बोल रहा है, कह रहा है एट न्यू इक्विलिब्रियम, जो हमारा ये नया इक्विलिब्रियम आया, पॉइंट नंबर ई आया, ठीक है, रियल आउटपुट, सर रियल मतलब रियल और नॉमिनल पढ़कर आया ना बेटा, ठीक है, रियल मतलब जो एक्चुअल क्वांटिटी है, रियल आउटपुट, रियल इनकम, एम्प्लॉयमेंट विल बी द सेम, वो नहीं बढ़ सकता सर, बढ़ ही नहीं सकता ना वो। ये सुनो, तो जो आपका रियल आउटपुट है वो नहीं बढ़ सकता, तो जो आपका ये इंक्रीज हो रहा है सर, ये जो आपका इंक्रीज हुआ ये एक्चुअली में नॉमिनल वाला पार्ट है, प्राइस इंक्रीज होने से इंक्रीज हुआ है। क्या बात समझ में आती है? हाँ जी सर, हमको ये बात बिल्कुल बिल्कुल समझ में आती है। ओके, तो यहां तक हो गया। हाँ, तो ये हमारा बेसिकली क्या था, मोटा मोटा जो टू सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम है, काफी आसान था, काफी आसान था। इसके जो आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन है मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या बोलता है, सारे बच्चे साथ में सॉल्व करेंगे। कह रहा है कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी निकालो, एमपीसी, अच्छा एमपीसी निकालो, ओके, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस निकालो। अच्छा ठीक है, ऑलराइट सर, ऑलराइट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। तो उसने आपको बता दिया पहले से, क्या बता दिया कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है ना वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एडी जो है वो एएस के इक्वल है। करेक्ट है? हाँ जी करेक्ट है, ठीक है। अब एडी को मैं इसको लिख देता हूँ सी प्लस आई, ठीक है, और एएस मतलब सी प्लस एस, करेक्ट, ये हम पढ़ कर आए हैं। अब क्या बोलता है, कह रहे नेशनल इनकम 2500 रुपये, इसका मतलब इनकम 2500। मुझे बताओ बेटा, क्या अभी हम पढ़कर आए हैं कि नेशनल इनकम इज नथिंग बट एग्रीगेट सप्लाई? ओ ये ठीक है, दिस इज माई एग्रीगेट सप्लाई विच इज 2500। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ए मेरे को दे रखा है कितना, 300 रुपये, ए दे दिया 300 रुपये। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना सर, 100 रुपये। सर कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा यार, ये कैसे कैसे होगा। तो बहुत ही आसान है वेरी इजी, वेरी इजी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर आपको इनकम दे रखी है, क्या दे रखी है, इनकम कितनी, 2500 दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। आराम से सोचो और समझो, क्या समझेंगे सर, कि इनकम जो है राइट वो क्या है आपकी सी प्लस एस, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। इनकम आ गया आपका 2500, ये बात भी सही है, यस। सी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मुझे एस पता है? हाँ पता है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होता है। अरे होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो सेविंग आपकी 100 रुपये, हाँ जी 100 रुपये, तो क्या मुझे कंजम्पशन पता चला 2400? हाँ। अरे लेकिन कंजम्पशन का क्या करूंगा मैं? बेटा दिमाग लगाओ, जो एमपीसी निकालना है वो कंजम्पशन फंक्शन में ही तो यूज होता है। हमने पढ़ा ना प्रीवियस क्लास में कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी वाई, और यहाँ पे बी क्या है, एमपीसी। तो कंजम्पशन इसलिए मैंने निकाला ताकि मुझे एमपीसी पता चल जाए। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। तो कंजम्पशन मेरा 2400 है, ठीक है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मुझे दे रखा है 300 रुपये, ओके। मुझे निकालना क्या है, बी निकालना है, और आपकी इनकम कितनी है, 2500। अरे वाह, इनकम इज 2500, इसको सॉल्व करना है बस। तो 2400 माइनस 300, 2100 इज इक्वल्स टू 2500 मल्टीप्लाई बाय इनकम। तो 2100 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2500 से, ये आ जाएगा आपका इनकम। सर वेरी आसान है, ये तो वेरी आसान है। तो ये आपका कितना हो गया, 0.84। यहाँ पे आपका क्या आ गया सर, एमपीसी आ गया, बिल्कुल आ गया। तो एमपीसी इज नथिंग बट 0.84, 0.84। और सिमिलरली जब मुझे पता है मेरा एमपीसी 0.84 है, तो एमपीएस क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी, यस।
तो MPS इज 0.16। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, देखो फटाफट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है अब ये? सेकंड क्वेश्चन बोलता है सर, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन आपको जब उसने बोल दिया कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, वेरी गुड, आपको निकालना क्या है? नेशनल इनकम। निकाल लेंगे, फटाफट से निकाल लेंगे। देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन मुझे दे रखा 100, तो ए हो गया 100। एमपीएस मुझे दे रखा 0.2, तो एमपीएस इज 0.2। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका दे रखा है 200, ठीक है। आपको निकालना क्या है? नेशनल इनकम निकालना है। क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पता है तो इसका मतलब मुझे सेविंग्स पता है? पता है, बिल्कुल पता है। 200 आ गई, हाँ जी 200 आ गई। अब आराम से मुझे बताओ कि अगर मुझे ए पता है तो माइनस ए कितना हो जाएगा? सर -100। ये सुनो, अच्छा ठीक है। अगर मुझे एमपीसी पता है तो क्या मुझे एमपीएस पता है? बिल्कुल पता है। कितना? 0.8। अच्छा सॉरी, एमपीएस तो मुझे पता ही है, सॉरी 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 सर, एमपीएस तो मुझे पता ही है कितना? 0.2। अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आराम से सोचो, अगर मैं सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, किसका? सेविंग फंक्शन का। क्योंकि मेरे पास क्या है सर? -a है, यस ठीक है। मेरे पास एमपीएस है, यस। अरे तो नेशनल इनकम निकल जाएगी, एमपीएस मल्टीप्लाई बाय इनकम। ओ हाँ है ना। तो सेविंग कितनी है? 200। एट इक्विलिब्रियम सेविंग मेरी 200 है। सर जो हमारा -a है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स, वो -100 है। एमपीएस मेरा 0.2 है, मुझे निकालना क्या है? नेशनल इनकम। बस बात खत्म। ये वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 200 + 100 300 इज इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय इनकम। तो इनकम आ गई कितनी? 300 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 300 डिवाइड बाय 0.2, सर दिस इज इक्वल्स टू 1500। ये मेरी नेशनल इनकम हो गई। ओ बल्ले बल्ले, आओ भैया फटाफट से आओ, जल्दी जल्दी करेंगे, समझ में आ जाएगा। आ जाओ। कह रहा है सपोज द कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन बाय सी इज इक्वल्स टू 20 + 0.6y। अच्छा तो मुझे कंजम्पशन फंक्शन दे दिया, इन्वेस्टमेंट मुझे दे दिया। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम? इसका मतलब आपको अगेन क्या निकालना है? सर अगेन हमको नेशनल इनकम निकालना है। कैसे निकालेंगे रे बाबा? आराम से समझते हैं, आराम से समझते हैं कि सर कैसे निकालेंगे। ठीक है देखो, अगर मुझे वैसे इनकम निकालनी होती है तो इनकम कैसे निकलती है? C+S, है ना। इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई C+S। हाँ जी C+S, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ऑल राइट। तो इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन मुझे पता है कितना? 20 + 0.6y, पता है, बिल्कुल पता है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट क्या है? 10 + 0.2y। सर क्या यही मेरा सेविंग भी होगा? अरे इन्वेस्टमेंट तो सेविंग इक्वल होता है ना इक्विलिब्रियम पे, तो प्लस यस 10 + 0.2y। समझ गए कैसे करना है? अब तो बस इसको सॉल्व ही करना है, और तो कुछ भी नहीं करना, सॉल्व ही तो करना है। तो इनकम यस ठीक है 0.6y 0.2y, तो ये हो गया 0.8y। 20 + 10 30 30, बस इसको सॉल्व कर लो, राइट। ये वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2y। 0.2y इज इक्वल्स टू 30, तो 30 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, आंसर आ गया 50, 150। ईजी है, और यही ऐसे ही आपके एमसीक्यूज आ देंगे। ये देगा और आपको ऑप्शन देगा वो, ठीक है, इसको चूज करना होगा, कुछ भी नहीं है। आ जाओ। फिफ्थ क्या बोलता है? फिफ्थ बोलता है सर सपोज द कंजम्पशन फंक्शन, यस सी इज इक्वल्स टू दिस, इन्वेस्टमेंट इज दिस, ठीक है। अगेन आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। सर कैसे निकाले, कैसे निकाले? बहुत दिक्कत हो रही है यार, ठीक है। पहले आराम से लिख लो क्या क्या दे रखा है। इन्वेस्टमेंट दे रखा है, मतलब मुझे सेविंग्स दे रखा है। आप समझ जाओ कि सर अगर मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन है और मेरे पास सेविंग्स है, अरे तो इनकम निकाल लूंगा ना मैं। इनकम इज इक्वल्स टू C+S, बस यही तो क्लिक करना है। 7 + 0.5y, करेक्ट, प्लस आपकी सेविंग कितनी है? 100 रुपये। सर सेविंग 100 रुपये है, बस इसको सॉल्व कर लो। ये और ये कितना बचा? 0.5y इज इक्वल्स टू 107, 107। तो इनकम आ जाएगा सॉल्व करने पे आपका कितना? 214। इनकम इज 214, करेक्ट। आपको बोला कंजम्पशन निकालो, अरे बाबा कंजम्पशन निकालने में क्या है? कंजम्पशन फंक्शन में डाल दो, कंजम्पशन फंक्शन में इसकी फिगर को डाल दो, तो ये आपका आ जाएगा आंसर कितना? सर 107 + 7 114। आप बात समझे क्या? बस क्वेश्चन रीड करना है, क्लिक होएगा, उसको आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट से करते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है? कह रहे इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज C इज इक्वल्स टू दिस, ओके, I इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, अगेन सेम बात बोल रहा है। सर क्या इसमें कुछ अलग है? नहीं, ये होमवर्क। सर बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा है, आई आपके पास है तो इसका मतलब सेविंग आ जाएगा, करेक्ट है।
आपके पास सी तो है ही, हाँ जी, तो दोनों को प्लस करोगे आपकी इनकम आ जाएगी। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया जो ये करा सर, इट इज सिमिलर, हाँ वेरी वेरी सिमिलर, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन जो है वो आपका फिर भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन था। वो क्या बोलता है, कह रहे अगर आपका सेविंग फंक्शन कितना है, सेविंग फंक्शन है आपका -10 + 0.2y, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़, ओके। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन, ओके। पहली बात तो ये है, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बाद में, एंड की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहली बात तो ये है, क्या अगेन सर मैं यहाँ पे आराम से निकाल सकता हूँ? क्यों निकाल सकता हूँ? आपको सेविंग का फंक्शन दिया है, यस, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है, मेरे को पता है ना कि ये इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम पे ये इक्वल होगा, ठीक है। तो सेविंग जो आपकी आ रही है -10 + 0.2y, ये किसके इक्वल होगा? 50 के इक्वल होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये वहाँ जाएगा तो 60 हो जाएगा, 0.2y = 60, तो इनकम आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 0.2, यस, ये मेरा आंसर आ गया कितना सर? 300 रुपये। तो इनकम आ गया 300 रुपये, करेक्ट है, करेक्ट है। आपको बोला कंजम्पशन निकालने का, अरे कंजम्पशन निकालने में कौन सी दिक्कत है सर? कैसे निकालेंगे कंजम्पशन? कंजम्पशन फंक्शन, मेरे पास सेविंग फंक्शन है, क्या मेरे पास सेविंग फंक्शन है? क्या मैं सेविंग फंक्शन का यूज करके कंजम्पशन फंक्शन नहीं निकाल सकता? क्या बात कर दी तुमने। कंजम्पशन फंक्शन होता है a + by, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। मुझे बताओ ये क्या है? -a, अरे तो काके a कितना होगा? 10 होगा। ये क्या है? b क्या होता है? MPC, आपको दे रखा है MPS कितना? 0.2। अगर MPS 0.2 है तो 0.8 क्या हो गया? ये हो गया। और इनकम तो मुझे पता ही है, बताओ कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। तो कितना हो गया ये? 250। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद बोलता है एंड इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज परमानेंटली बाय 5 करोड़ तो नया इनकम कितना होगा? अरे ये क्या है ये ठीक है सर, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 55 हो गया, ठीक है, तो दोबारा सॉल्व कर देंगे। अरे अभी हमने 50 से सॉल्व किया ना इसको, तो दोबारा 55 से कर देंगे ना। सेविंग फंक्शन तो सेम ही है कि सर सेविंग फंक्शन है हमारा -10, करेक्ट, + 0.2y। अब ये किसके इक्वल है? 55 के इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। क्या छोटू क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं फटाफट से इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। सर इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि गिवन यस द एम्पेरिकल कंजम्पशन फंक्शन जो आपको दे रखा है एंड आई आपका 1000 है, तो मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन है, मेरे पास आई है, आपको निकालना क्या है सर? आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ओ माय गॉड सर, कैसे निकाले कैसे निकाले सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भोलू, आई दे रखा है तो सेविंग दे रखा है ना आपको, बिल्कुल, तो वही सेम क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है इसमें, सेम ही तो है कि इनकम जो है वो C + S के इक्वल होता है, करेक्ट। C आपको दे दिया 100 + 0.75y, करेक्ट, और सेविंग कितना? 1000 रुपये, बात खत्म, इसको सॉल्व कर देने का, इनकम आ जाएगा, बिल्कुल सही। कह रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो, इसमें डाल दो, आपके पास कंजम्पशन फंक्शन है, यहाँ से आपकी इनकम निकल जाएगी, करेक्ट, इनकम को यहाँ पे डाल दो, तो इसको भी खुद करना क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो ये हमारे क्या थे सर? 2 सेक्टर मॉडल वाले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बन सकते हैं, हाँ जी बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करने वाले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को खत्म, हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि इसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करने के बाद आपके पास क्या बचेगा? 3 सेक्टर 4 सेक्टर, चैप्टर खत्म। बात समझ रहे हो आप? ये सुनो, बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा लगता है कि बड़ा है लेकिन है नहीं इतना बड़ा। तो फटाफट से आते हैं किस पे सर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो सर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि जब बिजनेस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से मेरे इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज होगी, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे मैंने पहले आपको ग्राफ से समझाया, क्या समझाया कि सर ये थी मेरी क्या सर? 45 डिग्री इनकम लाइन, बिल्कुल सही, मैंने बनाई, बिल्कुल बनाई। ये था मेरा एग्रीगेट डिमांड, बिल्कुल था, बिल्कुल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? C + I, हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा हूं सर, जितनी मेरी पहले मेरा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट था, हाँ, अब मान लो मैं इंक्रीज कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट, अच्छा, अब अगर मैंने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया तो ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया 100 करोड़ से, इतना किया, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मेरा इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा सर? ये मेरा एग्रीगेट डिमांड हो गया। अरे तो मैंने क्या किया? C + I था, यस, बस इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया, ओके, तो नया एग्रीगेट डिमांड ये हो गया सर, नया एग्रीगेट डिमांड इज दिस, हाँ जी, तो ये मेरा नया एग्रीगेट डिमांड है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि इन्वेस्टमेंट तो इतने से ही हो रहा है, इत्तू सा है ठीक है, इत्तू सा, हाँ जी बिल्कुल सही।
सर लेकिन इनकम इनकम बेटा इतनी, राइट, इनकम इतने से इंक्रीज हो रही है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी है तो आपका इनकम 100 रुपए से इंक्रीज होगा। आपके सामने, नजरों के सामने है बेटा, इन्वेस्टमेंट इतू सा इंक्रीज हुआ था, इनकम इतू सा इंक्रीज हुआ था, तो ज्यादा इंक्रीज होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कि अगर आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, उससे आपकी नेशनल इनकम, जो आपका नेशनल इनकम है वो 300 रुपए से बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यहां पे कितना हो गया, 3। कि 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, 3 रुपए की नेशनल इनकम बढ़ेगी। ये तो सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यस लीड्स टू प्रोपोर्शनेटली लार्जर चेंज इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कि भाई आपके इनकम में ज्यादा चेंज आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, पूरा समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सिंपल है, हाँ जी सिंपल है। कि भाई जो हमारा चेंज इन इनकम होता है, सॉरी, जो हमारा चेंज इन इनकम होता है वो हमारे चेंज इन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है, राइट। और यही कॉन्सेप्ट हमें कौन एक्सप्लेन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स, जैसे यहां पे मैंने क्या बोला, 3 टाइम्स, हाँ जी। तो कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। वो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये आपका सिंपल एमसीक्यू बन सकता है। क्या एमसीक्यू आएगा कि डैश एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेज एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। वो आपका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वेरी सिंपल, हाँ जी वेरी सिंपल, ठीक है ओके। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया, फिर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से वर्क करता है। क्या बोलता है, कह रहा है अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका 500 रुपए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने अपनी बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में वो आपने 500 रुपए से इंक्रीज कर दी और उससे आपकी नेशनल इनकम 3000 से इंक्रीज हो गई। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 500 रुपए से बढ़ाई, 3000 से बढ़ गई, तो 6 आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। कैसे आया, आपने ऑरली कर लिया कि भाई 6 जो है वो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। अरे लेकिन कैसे निकाला, फॉर्मूला क्या था सर, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन्वेस्टमेंट। कि मेरी इनकम में कितना चेंज हुआ, 3000, ड्यू टू सर इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ, 500, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 6 है। अरे तो काके सिंपल सा एक फॉर्मूला बन गया, क्या कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको मैं के से डिनोट करता हूं, के, हाँ के, ओके, के वाला के, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के, यस। तो के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यस। तो मल्टीप्लायर इंडिकेट्स चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम फॉर ईच रुपी चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो कि भाई 1 रुपए इन्वेस्टमेंट में चेंज करने की वजह से आपकी नेशनल इनकम में कितना चेंज आया। जैसे अगर आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 6 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो 6 रुपए की इनकम बढ़ी, 500 की बढ़ाई तो 3000 की बढ़ी। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा समझाता हूं कि ये काम किस तरीके से करता है, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल है। ऑब्वियसली बात है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए एक बहुत ही एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया। देखो कि मान लो एक बिजनेस है, और बिजनेस तो बेटा हमारा एक ही है, किसका, तारा का बिजनेस है, तारा क्लोथिंग, हाँ जी। अब इन्होंने क्या करी है, इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि इन्होंने मशीनरी परचेज करी है ना, कैपिटल गुड्स परचेज करे हैं, मान लो कितने के, 5000 रुपए के। सो दिस इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि तारा क्लोथिंग ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी है बाय 5000, हाँ जी 5000। अब इसका मतलब क्या है कि इसने 5000 की मशीन कहीं से परचेज करी है, हाँ। अब मान लो किससे परचेज करी, जस्सी से। सर जस्सी से 5000 की मशीन परचेज कर ली, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि जस्सी की इनकम 5000 से इंक्रीज हो गई। अब मुझे पता है कि सर ये जो हमारा 5000 रुपए है, अरे कहाँ गया मैं, हाँ सर ये जो हमारा 5000 रुपीज है, 5000 रुपीज, सर ये 5000 रुपीज जस्सी आगे फैक्टर सर्विसेज वो सब चीजें, वो सब ठीक है। आप बस इतना मान के चल रहे हो ना कि अगर 5000 की उसने मशीन परचेज करी है तो मशीन बनी होगी जिसकी वैल्यू 5000 होगी, तो 5000 रुपीज की इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। याद करो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो वो आपकी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है ना वो फैक्टर इनकम में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इकोनॉमी में 5000 से इनकम बढ़ी है, और मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोल दिया कि जस्सी की इनकम 5000 से बढ़ी है। सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपसे 5000 का कुछ परचेज किया तो आपकी इनकम 5000 से बढ़ी, हाँ। अब इसके बाद क्या होगा सर, अगर जस्सी के पास 5000 रुपए आ गए हैं तो जस्सी उसको क्या करेगा, खर्च करेगा। सर कुछ खाना पीना, टी शर्ट, बढ़िया सूट वूट, चश्मा, बढ़िया कुछ जूते वूते लेगा, हाँ जी ठीक है, तो कंजम्पशन करेगा, हाँ कंजम्पशन करेगा। लेकिन क्या वो 5000 के 5000 कंज्यूम करेगा, ये डिपेंड किस पे करता है, उसके एमपीसी पे डिपेंड करता है। एमपीसी क्या था कि अगर आपकी इनकम 1 रुपए से बढ़ी तो आप कंजम्पशन कितने से इंक्रीज करने वाले हो, दैट इज एमपीसी। तो मान लो अगर जस्सी का एमपीसी 0.8 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम 1 रुपए से बढ़ रही है तो उसका कंजम्पशन 0.8 से इंक्रीज हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है।
इतनी बात हमको समझ में आती है। तो अगर उसकी इनकम 5000 से इंक्रीज हुई है तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, उसने अपनी कंजम्पशन कितने से इंक्रीज करी, 4000 रुपीज से। अब जस्सी इसका मतलब कंज्यूम कर रहा है 4000, तो बेटा वो कंज्यूम कर रहा है मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, तो दोबारा से इकोनॉमी में 4000 के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। हाँ जी, और प्रोड्यूस होंगे मतलब किसी की इनकम बढ़ेगी। 4000 से दोबारा से इनकम बढ़ी, यस सर 4000 से इनकम बढ़ी। अब जिसको 4000 मिले सर वो आगे और कंज्यूम करेगा, मान लो उसका एमपीसी कितना 0.8, आगे 3200 कंज्यूम करेगा। तो आप देखो कि तारा ने इंजेक्शन दिया बेटा कितने का, 5000 रुपए का, उससे आपकी इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज होती जा रही है। सर यहां पे 5000 से इंक्रीज हुई, फिर 4000 से इंक्रीज हुई, फिर 3200, ऐसे वो चलता रहेगा। हाँ जी चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये मैं आपको बताऊंगा। इतनी बात हमको समझ में आती है, हाँ जी बिल्कुल समझ में आती है। तो यहां मैंने आपको टेबल से समझाया कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी 5000 से, करेक्ट, तो सामने वाले की इनकम बढ़ी 5000 से, करेक्ट है। सर जस्सी की इनकम बढ़ी, जस्सी ने 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 4000 के गुड्स कंज्यूम करे और 1000 सेव कर दिए। सर सिंपल है ना, अगर 5000 में से 4000 कंज्यूम कर रहा है तो 1000 सेव कर रहा है। हाँ, अब जस्सी ने जो 4000 के गुड्स कंज्यूम करे हैं सर, क्या वो सामने वाले की इनकम में कन्वर्ट हो गए? हाँ, अरे जस्सी ने गुड्स लिए हैं तो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, तो 4000 सामने वाले की इनकम हो गई। अब सामने वाले का एमपीसी कितना 0.8, तो 4000 में से 3200 वो कंज्यूम करेगा, तो वो कंज्यूम करेगा तो दोबारा से इनकम जनरेट हो गई। तो ऐसा चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आती। और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आती है? जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग्स के इक्वल होती है। मतलब कि जितना तारा ने 5000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, जब तक ये सेविंग्स का जो टोटल है वो 5000 रुपए नहीं हो जाता। ओ माय गॉड, यस, बात समझ रहे हो कि सर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी? जब ये सेविंग का जो टोटल है वो 5000 हो जाएगा, वहां पे ये रुक जाएगा। हाँ जी, वहां पे ये रुक जाएगा। जितनी इनकम आपकी मल्टीप्लाई होनी थी हो गई। हाँ जी हो गई। बात समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब देखो ध्यान से। इक्विलिब्रियम में मेरे को पता है, क्या पता है? कि इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के इक्वल होता है। पता है या नहीं पता? बिल्कुल पता है। ठीक है, अब यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना है? 5000। अरे सेविंग्स आपकी 5000 होनी चाहिए, लेकिन मुझे बताओ बेटा ये 5000 जो सेविंग की हम बात कर रहे हैं ये कैसे निकालते हैं? सिंपल है, मैं ये 1000 कैसे निकाल रहा हूं? मैं 1000 निकाल रहा हूं कि जो भी आपकी इनकम में चेंज आया, यस, मल्टीप्लाई बाय उसका एमपीएस। अब बात समझ रहे हो? सर जस्सी की अगर मैं बात करता हूं तो जस्सी की इनकम में चेंज कितना आया? 5000, उसका एमपीएस कितना? 0.2। सामने उसने और गुड्स प्रोड्यूस करे, इनकम जनरेट करी, तो जब 4000 की इनकम जनरेट हुई, यस, तो उसने कितना सेव किया? 800, क्योंकि 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.2। हाँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सेविंग्स इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय एमपीएस? यही हो रहा है। हाँ जी यही हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ, समझ गए होगे बेटा मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, तो 5000 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। यस, अब चेंज इन इनकम कितना मुझे नहीं पता, अरे वही तो निकालना है। चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय 0.2, एमपीएस आपका कितना? 0.2। यस, इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने निकाल लिया कि चेंज इन इनकम 25000 रुपए आएगा। कितना आएगा? 25000। निकाला या नहीं निकाला? बिल्कुल निकाला। कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट 5000 से चेंज होती है तो आपकी इनकम में जो चेंज आ रहा है, जो मल्टीप्लाई होके आ रहा है, वो 25000 है, विच मीन्स आपका मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है। 25000 अपॉन में 5000, 5 टाइम्स। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने आपको करवा रखा है। क्या करवा रखा है? देखो कि के जो था, के का फॉर्मूला क्या है? कि चेंज इन इनकम, हाँ, अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब आराम से मेरी बात सुनो। सर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके इक्वल है? सर चेंज इन सेविंग्स के। हाँ ये बात तो सही है। और सेविंग्स को मैंने क्या लिख दिया सर? सेविंग्स अगर मुझे निकालनी है तो चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय एमपीएस। ऊपर किया ना? बिल्कुल किया। कि जितना मेरे इनकम में चेंज आ रहा है मल्टीप्लाई बाय जो मेरी सेविंग्स की प्रोपेंसिटी है। बिल्कुल सही। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय एमपीएस। यस, इजी इजी। इनकम कट हो गया और आपका फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन में एमपीएस। सर क्या बन गया? 1 अपॉन में एमपीएस। हाँ जी 1 अपॉन में एमपीएस। और आपको पता है कि एमपीएस को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस एमपीसी। सर एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होते हैं, करेक्ट है। तो एमपीएस को मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस एमपीसी। तो ये आपके फॉर्मूले बन गए। याद वाद नहीं करने होते, समझने होते हैं। बात समझ में आ गई? यस, ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब यहां पे आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि डैश इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। कि आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी?
सर ये किससे डिटरमाइन हो रहा है? एमपीसी से। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एमपीएस क्यों नहीं? तो बेटा देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। पहले जो था, हम जो पहले वैल्यू निकालते हैं वो कंजम्पशन के निकालते हैं कि इसका 5,000 रुपए की इनकम है, हाँ, इसका एमपीसी कितना है, ये 5,000 में से कितना कंज्यूम करने वाला है? सर 4,000, तो मतलब बाकी का सेव कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही। तो जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है वो कंजम्पशन का है, इसलिए यहां पे ध्यान रखना एमपीएस मतलब क्या ना, गलत हो जाएगा कि डैश इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, दैट इज एमपीसी। हाँ जी एमपीसी। उसके बाद मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई है कि मान लो आपका इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ 100 रुपए से, ओके, आपका एमपीसी कितना है? 1। एमपीसी 1 का मतलब क्या है? 1 रुपए से इनकम चेंज हुई, सारा का सारा कंज्यूम कर लिया। सर सारा कंज्यूम कर लिया, एमपीएस 0, हाँ 0। तो अगर मैं मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालूंगा, सर 1 अपॉन में एमपीएस, यस सुनो, या तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो कि 1 अपॉन में एमपीएस, यस, या फिर 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। बात तो वही है, हाँ जी बात तो वही है। 1 अपॉन में 0 इज अनडिफाइंड इन्फिनिटी। हाँ ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसका मतलब जो हमारा मल्टीप्लायर है वो कभी रुकेगा ही नहीं। अब बात समझ रहे हो? जैसे ये था, अब अगर यहां पे जस्सी ने 5,000 की इनकम पे 5,000 ही कंजम्पशन किया होता, तो बेटा वो 5,000 मल्टीप्लाई होता रहता होता रहता होता रहता। इसकी इनकम 5,000, ये भी पूरा का पूरा कंज्यूम करता, फिर 5,000 5,000 5,000, कभी रुकता ही नहीं वो। इसलिए वो क्या बोला गया? इसलिए बोला गया कि मल्टीप्लायर यहां पे इनफाइनाइट होगा। आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि बताओ कि आपके मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सर इनफाइनाइट है। कब होती है? जब मेरा एमपीसी 1 होता है, एमपीएस 0 होता है। क्या बात समझ में आती है? हाँ समझ में आती है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, सर हमने ना एक बात पढ़ी थी कि एमपीसी जो है ना वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। बेटा वो कीन्स की थ्योरी की एजम्पशन थी, हम मल्टीप्लायर में उसको लेके नहीं आ रहे हैं। सर वो थ्योरी वहीं पे खत्म हो गई ठीक है, बात समझ रहे हो? वो कीन्स ने एजम्पशन ली थी, हम नहीं ले रहे हैं। ओके हाँ जी आ जाओ। उसके बाद था चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100। अगर आपका एमपीसी 0 है, कंजूस, ठीक है, आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ी, अच्छा, और मैंने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया, तो बहुत सारे बच्चे यहां पे आंसर देते हैं कि सर मल्टीप्लायर 0 हो जाएगा। अरे 0 कैसे हो जाएगा? इधर 0 कैसे हो जाएगा भाई? अगर फॉर एग्जाम्पल तारा ने इन्वेस्टमेंट करी है कितने की? 5,000 रुपए की। अरे तो जस्सी की तो इनकम है ना, एक बार तो इनकम जनरेट हुई है ना? बिल्कुल हुई है। अब जस्सी आगे कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जस्सी की इनकम तो बढ़ी है। इकोनॉमी में इनकम 5,000 से तो बढ़ी है ना? बिल्कुल बढ़ी है। आ जाओ, अगर आपका एमपीसी 0 है, एमपीएस 1 है, फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन में एमपीएस, तो 1 आएगा आंसर, 0 नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? तो हमने यहां से सर एक बात समझ ली, क्या? कि आपका जितना ज्यादा एमपीएस होता है उतना ज्यादा मल्टीप्लायर। ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे, कंज्यूम करने का मतलब क्या है? कि आप डिमांड कर रहे हो, डिमांड करने का मतलब क्या है? कि प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है? कि सर इनकम बढ़ेगी। सिंपल है, हाँ जी। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, हायर द एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर। बहुत बढ़िया। इनवर्स है एमपीएस और मल्टीप्लायर में, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम अभी पढ़कर आए थे लीकेज और इंजेक्शन। अगर इंजेक्शन करते हो तो नेशनल इनकम बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट करते हो तो नेशनल इनकम बढ़ता है, यस सर। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो? सेविंग्स कर रहे हो, एमपीएस मतलब सेविंग वाला, यस, सेविंग्स करते हो तो नेशनल इनकम गिरता है। तो इसलिए क्या बोला? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड मल्टीप्लायर। उसके बाद आपकी बुक में एक लाइन दे रखी है, वहां से एमसीक्यू बन सकता है, क्या? कि डैश शोज हाउ शॉक्स टू वन सेक्टर आर ट्रांसमिटेड थ्रू अनदर थ्रू इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? थ्रू आउट द इकोनॉमी। क्या मतलब है इसका? सर टेक्निकल लाइन दे रखी है, इसलिए मैंने आपको यहां पे लिखवा रखा है कि मल्टीप्लायर शोज हाउ शॉक्स, शॉक्स का मतलब क्या होता है? कि किसी एक सेक्टर में कुछ अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हुआ। जैसे तारा ने जब मशीन का डिमांड किया, यस, वो क्या है सर? कि आपके कैपिटल गुड्स के इंडस्ट्री में इंक्रीज हो गया। अब जब जस्सी के पास 5,000 रुपए आए, उससे बेटा वो कपड़े भी खरीदेगा, तो फैशन इंडस्ट्री जो है, कपड़ों क्लोथिंग इंडस्ट्री, वो इंक्रीज होगी। सर वो खाना भी खाएगा तो फूड इंडस्ट्री भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लायर शोज हाउ द शॉक्स टू वन सेक्टर, एक सेक्टर में चेंज होने की वजह से वो पूरे इकोनॉमी में फैलता रहता है, फैलता रहता है। हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि जिसकी इनकम बढ़ रही है वो मल्टीपल टाइप ऑफ गुड्स क्या करता है? कंज्यूम करता है। सिंपल सी बात, हाँ जी, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। फैंटास्टिक, यस सर, बहुत ही फैंटास्टिक। मुझे आपको पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, आ जाओ सर एक बार फटाफट से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसको मारो गोली, सर गोली मारो इसको, ठीक है? आ जाओ आ जाओ, हम सॉल्व करेंगे। हाँ सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है? कह रहा है इन एन इकोनॉमी, यस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 400 करोड़ रुपए।
सर अगर मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया, हाँ जी इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया, 400 करोड़ से इंक्रीज हो गया, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका 0.8 आ रहा है, हाँ। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग्स, कि भाई आपकी इनकम में कितना चेंज हुआ, सेविंग में कितना चेंज हुआ। तो मुझे बताओ आराम से सोच के, ठीक है। क्या मैं आराम से पहले अपना मल्टीप्लायर निकाल सकता हूँ? ओ यस निकाल सकता हूँ। कैसे? एमपीसी दे रखा है, तो 1 अपॉन में 0.2, एमपीएस कितना हो गया 0.2, हाँ इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5, तो मेरा मल्टीप्लायर 5 है। इसका मतलब अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से चेंज होती है तो मेरी इनकम 5 रुपए से इंक्रीज होती है। हाँ जी बिल्कुल सही। मुझे पता है बेटा कि के का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये भी होता है, हाँ जी ये भी होता है। अब अगर ये मेरे 5 के इक्वल है और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है 400, करेक्ट, तो इसका मतलब चेंज इन इनकम कितना आ जाएगा सर 2000। ये बात तो सिंपल है सर, वो तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था, बिल्कुल निकाल सकता था। तो इनकम मेरी कितने से इंक्रीज होगी 2000। आपको बोला इंक्रीज इन सेविंग्स, अरे काके अगर आपकी इनकम 2000 से इंक्रीज हो रही है और आपका एमपीएस कितना है, एमपीएस है दोस्तों आपका 0.2, यस, तो आपकी सेविंग्स जो है वो कितने से चेंज हो जाएगी सर 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, कितने से 400 रुपए से, है ना। अगर मेरे पास 2000 की इनकम आ रही है तो उसका मैं 20% मतलब 0.2 सेव कर रहा हूं तो 400। अरे वेरी इजी वेरी इजी, हाँ जी। अगेन बेटा गोली मारो इसको, ठीक है आ जाओ। इसके बाद बोलता है सर नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कह रहा है एन इंक्रीज यस इन इन्वेस्टमेंट बाय 400 करोड़। अच्छा इसका मतलब अगेन आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया कि 400 करोड़ से आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, सर नेशनल इनकम मेरी बढ़ रही है कितने से 1600 करोड़ से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कह रहे एमपीसी निकालो, अरे बाबा रे बाबा निकाल सकता हूं क्या, हाँ रे आराम से देखो। क्या मैं यहाँ पे अपना के निकाल लूँ, बिल्कुल निकाल लो, कि चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो ये कितना हो गया 4, यस मेरा मल्टीप्लायर कितना है सर 4, ओके। अगर मेरा मल्टीप्लायर 4 है मैं के का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर दूं 1 अपॉन में क्या 1 माइनस एमपीसी, या पहले सिंपली एमपीएस निकाल लो, एमपीएस निकाल लोगे तो आसान हो जाएगा। सर के कितना है 4, ओके के मेरा 4 है, तो 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एमपीएस, यस सर। तो एमपीएस कितना हो जाएगा सर, एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 मतलब 0.25। अगर मेरा एमपीएस 0.25 है दोस्तों तो क्या एमपीसी 0.75 होगा। ओ बिल्कुल सही बात बोली है गुरु ठोको ताली सर एमपीसी कितना 0.75, बहुत बढ़िया। हाँ 12th पे आते हैं, अगेन गोली मारो आ जाओ। 12th पे आते हैं, 12th पे आते हैं, हाँ जी 12th पे आते हैं। बस 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 फटाफट से 2 क्वेश्चन और करेंगे इधर। कह रहे सपोज कर लेते हैं भाई, इन अ इकोनॉमी इन अ कंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 100 करोड़, अरे बाबा रे बाबा 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड कंजम्पशन इज गिवन बाय, कंजम्पशन आपको दे रखा है, क्या आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया है 10 प्लस 0.6y, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा है हाउ मच इंक्रीज विल देयर टेक प्लेस इन इनकम, इनकम में कितना चेंज होगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे निकालेंगे, आराम से मुझे बताओ बेटा। ये जो कंजम्पशन फंक्शन दिया है क्या मुझे यहाँ से एमपीसी पता चल रहा है, हाँ बस हो गया क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट 0.6, यस सर। तो क्या मुझे अपना के पता चलेगा, बिल्कुल 1 अपॉन में 0.4, अरे क्योंकि 0.6 अगर एमपीसी है तो एमपीएस कितना है 0.4, यस, तो 1 अपॉन में 0.4 कितना होता है 2.5, हाँ तो 2.5 हो जाएगा सर, ये आ गया 2.5। अगर मेरे को के पता है मतलब 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो 2.5 रुपीज़ की इनकम बढ़ेगी, 100 रुपए की बढ़ाओगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये मेरा क्या हो गया चेंज इन इनकम, यस, तो कितना आ गया 250, बस इजी, हाँ जी इजी। आ जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक बार, इसका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ क्या बोलता है ये, कहता है सुनो, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय, यस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय हाउ मच 600 करोड़, ठीक है। एमपीसी आपको दे रखा है, बिल्कुल एमपीसी आपको दे रखा है कितना सर 0.6, कोई दिक्कत नहीं। अगेन सेम बात बोल रहा है, अरे क्या क्वेश्चन है, मेरा करने का मन नहीं कर रहा भाई ये सर ये फिर वही सेम क्वेश्चन बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लायर निकाल लूंगा 1 अपॉन में 0.4, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो अगेन कितना हो गया 2.5, तो अगेन मेरी चेंज इन इनकम आ जाएगी कितनी सर 600 रुपये से बढ़ा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई 2.5 है तो कितना 1500 रुपये। क्या रे इसको कह रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताओ, तो क्या मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बता सकता, बिल्कुल। यहाँ पे इसने क्या बोला है,
कह रहा है कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज, आपसे इंक्रीज पूछा गया है। सर इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज होगा, ये नहीं पूछा कि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नहीं इंक्रीज कितने से होगा। तो बेटा इंक्रीज कैसे निकालेंगे, मतलब चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकालूंगा। अगर मेरी इनकम 1500 रुपए से इंक्रीज हो रही है, हाँ, और मेरा एमपीसी 0.6 है, तो मेरा कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा रे, 900 रुपए से। बात खत्म, बात खत्म। ऑलराइट, ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। हाँ, उसके बाद बीच में एक हमारा टॉपिक है, हमारी बुक में दे रखा है, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, कि मल्टीप्लायर और लीकेज का क्या रिश्ता है। अच्छा, वैसे तो हमको पता है क्या रिश्ता है, कि सर लीकेज मतलब सेविंग्स, जितनी ज्यादा लीकेज उतना कम मल्टीप्लायर। क्योंकि अगर आप लीकेज कर रहे हो, आप सेविंग्स कर रहे हो, इसका मतलब यह है सर कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो रहा है, और बेटा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम लेवल कम होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है ना। जैसे हम नेशनल इनकम में पढ़कर आए हैं कि नेशनल इनकम हमारा इंक्रीज कब होता है, जब जीडीपी बढ़ता है, जब मेरा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो मेरा नेशनल इनकम बढ़ता है। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर मेरा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो नेशनल इनकम कम हो रहा है। वेरी सिंपल है। हाँ, तो क्या बोल रहा है, क्या है, देखो, इनकम दैट इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन इज अ लीकेज, बात खत्म, है ना। वो सेविंग हो सकता है या फिर वो आपके टैक्सेस हो सकते हैं, जैसे हम आगे 3 सेक्टर वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। जब गवर्नमेंट आपका इन्वॉल्व होगा तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेता है, टैक्सेस। टैक्स का मतलब क्या होता है कि आप 100 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए में से 10 रुपए गवर्नमेंट ने आपकी जेब से निकाल लिए कि टाटा बाय बाय। अच्छा, अब वो 10 रुपए तो आप यूज कर नहीं पाए, हम वो 10 रुपए कंजम्पशन में खर्च कर नहीं पाए, हाँ जी, तो वो लीकेज हो जाता है, ठीक है। कह रहे रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। अब कह रहे लीकेज के कॉजेज क्या है। अच्छा, तो हमें कुछ कॉजेज पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या है, जैसे मैंने आपको बोला प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन। सर प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन हमने पहले पढ़ रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपके टैक्सेस इंक्रीज होते हैं। जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमा रहा है वो कम देगा, राइट। अब टैक्सेस से क्या हुआ, सर वो टैक्सेस वाला जो पैसा है वो मैं खर्च नहीं कर पाया, मैं गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च नहीं कर पाया ना, तो वो लीकेज हो गया। गवर्नमेंट मुझसे पैसे ले गई तो क्या मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो लगा पाया, नहीं लगा पाया। तो सिंपल है, कह रहे मोर इनकम मोर टैक्सेस एंड लेस कंजम्पशन, सिंपल। सेकंड बोलता है हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। हाँ बेटा, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भाई हमारे पास तो पैसा पड़ा होना चाहिए, ठीक है, हमारे हाथों में होना चाहिए पैसा, ठीक है, वॉलेट में होने चाहिए पैसे, हाँ जी, खर्च नहीं कर रहे हैं, नहीं क्या है, खर्च नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर लो एमपीसी। एमपीसी हमारा बहुत लो है, खर्च करने का मन नहीं करता। हमको अपना बैंक बैलेंस देख के ना बड़ी खुशी होती है कि इतने सारे पैसे हैं तो वो क्या है सर, वो है लो एमपीसी, हाँ जी लो एमपीसी। अगर आप क्या करो, लिक्विडिटी मतलब आपके पास जो कैश का बैलेंस है वो ज्यादा है, एक तरीके से सिंपल सी बात है ना कि सेविंग ज्यादा है। आप अगर सेविंग ज्यादा करोगे तो सर इसका मतलब कंजम्पशन कम करोगे, कंजम्पशन कम करोगे तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होगा, तो लीकेज हो गया, सिंपल। उसके बाद बोलता है इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स मेट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक या इंपोर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया भी था ये, कि मान लो जैसे मुझे आईपैड परचेज करना था बेटा आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए, हाँ, तो मैंने ये बाहर से इंपोर्ट करवाया है, यूएस से इंपोर्ट करवाया क्योंकि वहां पे सस्ता मिलता है, ठीक है, राइट। सर मान लो मैंने कहीं से इंपोर्ट करवाया, बेटा ये एग्जांपल है, ओके, बाहर से इंपोर्ट करवाया, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, सर मैंने कंजम्पशन तो किया, अरे लेकिन इंडिया में कहाँ किया, क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंडिया में हुआ, नहीं हुआ। इनकम इंडिया में आई, नहीं आई, बाहर चली गई, लीकेज हो गया। कि भाई मेरे पास कहीं से इनकम आई थी, यस, अब अगर वो इनकम मैं किसी बाहर कंट्री को दे रहा हूं तो सर इंडिया का तो लीकेज ही है ना, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। या फिर उसने क्या बोला, अरे यार, हाँ जी सर, या फिर उसने क्या बोला, एग्जिस्टिंग स्टॉक। एग्जिस्टिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज मैंने कंज्यूम करे हैं जो पहले से बने हुए थे। मतलब मान लो लास्ट ईयर वो प्रोड्यूस हो गए थे, अगर लास्ट ईयर उनका प्रोडक्शन हो गया था, क्या वो लास्ट ईयर के जीडीपी में काउंट हो गए थे, यस, लास्ट ईयर के नेशनल इनकम में काउंट हुए थे, हाँ। अगर मैं उनको आज कंज्यूम कर रहा हूं, आज मैंने उनको कंज्यूम करा, तो वो इस साल की जीडीपी में काउंट नहीं होते, इस साल की नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते, हाँ जी नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग स्टॉक था, आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया लेकिन आपके कंजम्पशन से करंट ईयर में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है, पुराना स्टॉक आपने कंज्यूम किया है। ओह, हमने नेशनल इनकम में क्या पढ़ा बेटा कि जिस ईयर में आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो उसी साल में वो जीडीपी में काउंट होता है और नेशनल इनकम में आ जाता है।
तो अगर मैं पिछले साल वाले गुड्स को क्या कर रहा हूँ सर, कंज्यूम कर रहा हूँ, तो करेंट ईयर का तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो करेंट ईयर की इनकम नहीं बढ़ी, तो लीकेज हो गया। हाँ लीकेज हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन परचेजिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ ऑफ शेयर्स। मुझे बताओ, अगर मैं स्टॉक मार्केट से शेयर बाय सेल कर रहा हूँ, हमने पढ़ा था कि सर शेयर्स जो है ना वो गुड्स नहीं है, शेयर्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। मैंने आपसे लिया, आपने उसको बेचा, आपने उसको बेचा, ये हमारे नेशनल इनकम में काउंट होते हैं? नहीं होते। पढ़कर है नेशनल इनकम, ये सुनो पूरा मैंने आपको पढ़ा रखा है नेशनल इनकम। तो क्या है सर कि अगर आप अपना पैसा शेयर्स को परचेज करने में यूज कर रहे हो, वो नेशनल इनकम। अरे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ, बात ही खत्म। किसी में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई क्या? नहीं हुई, बात खत्म। ये सुनो, लीकेज हो गया, लीकेज हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, अब इसका मतलब क्या है? इसको भी हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था कि भाई कंपनी ने पैसा कमाया, वेरी गुड, लेकिन उसको आगे बांटा नहीं। कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कंपनी ने 100 रुपए कमाए, लेकिन शेयर होल्डर्स में सिर्फ 20 रुपए बांटे, 80 रुपीज अपने पास रख लिए। अपने पास रख लिया मतलब सर रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व, उसको यूज ही नहीं किया। अरे जब तुमने बांटे ही 20 रुपए, मतलब मान लो मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, ठीक है, अब मेरी कंपनी ने 100 रुपए कमाए, लेकिन मुझे कितने दिए? 20 रुपए, तो मैं तो सिर्फ 20 रुपए खर्च कर पाऊंगा। इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, जो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, वो सिर्फ 20 रुपए का होगा। 80 रुपए तो कंपनी ने अपनी तिजोरी में डाल दिए, डब्बे में, लीकेज। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। इसका मतलब कह रहा है सेवेंथ बोलता है, सिक्स्थ बोलता है पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन इनकम, जो मेरी इनकम इंक्रीज हुई है, यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेट। बेटा मेरी इनकम इंक्रीज हुई, मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, हाँ, लेकिन बाद में याद आया कि भाई मुझे अपने लोन रीपे करने हैं ठीक है। मेरी इनकम बढ़ी, लेकिन मैं उनसे कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने लोन ले रखा था पहले, एजुकेशन लोन, होम लोन, जो भी है। सर क्या ले रखा है? लोन ले रखा है। तो मेरी इनकम बढ़ी है, लेकिन मैंने उस इनकम का यूज कहां पे करा? लोन के रीपेमेंट में। तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो नहीं हुआ, लीकेज। सिंपल से पॉइंट है, रीड करने हैं, एमसीक्यू आएगा, आप क्लिक कर जाओगे, ठीक है, याद नहीं करने, ओके। इसके बाद क्या बोलता है सर? इसके बाद 7 पॉइंट बोलता है केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली लीड टू इन्वेस्टमेंट। अब मुझे एक बात बताओ सर, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि ऑलरेडी मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो सकते थे वो हो चुके हैं, लेबर ही नहीं है, लेबर फुली एम्प्लॉयड है। मैंने आपको बताया कि सर फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितना आपका पोटेंशियल था उतना आपने प्रोड्यूस कर दिया। अब अगर आप जबरदस्ती की इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अरे लेबर कहां से लाओगे रॉ मटेरियल है ही नहीं। हाँ जी, इसका मतलब आप अगर इन्वेस्टमेंट कर भी दोगे, अगर मान लो आपने कहीं से मशीन परचेज करी, हाँ, तो उसकी इनकम तो आ गई, वो डिमांड तो करेगा, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो हो नहीं पाएगा ना। मैंने कहीं से मशीन परचेज कर ली, अरे मशीन पे काम करने के लिए लेबर ही नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड है। तो इसका मतलब क्या है सर? कि आपने अगर मशीन परचेज करी, जैसे तारा ने मशीन परचेज करी, जस्सी के पास इनकम आ गई, अब वो इनकम से डिमांड करेगा, अरे लेकिन भाई सप्लाई तो इंक्रीज नहीं हो पा रही ना, तो क्या होगा सर? सिर्फ इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि इस केस में डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो है ही नहीं, ज्यादा प्रोडक्शन तो कर नहीं पा रहे हम, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे वो क्या बोल रहा है? कह रहे यहां पे मेरी इकोनॉमी में इनकम ज्यादा नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि सर्कुलेशन नहीं होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्फ्लेशन करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। फिर बोलता है स्केर्सिटी। अब इसका मतलब क्या है? कह रहा है भाई वही सेम बात हो गई कि मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं उसको प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा हूं। सर मेरा हाई एमपीसी है, हाई एमपीसी का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरी इनकम बढ़ी किसी तरीके, मेरी इनकम बढ़ गई किसी रीजन से, ठीक है, इनकम बढ़ी, अब मैं उसको कंज्यूम करना चाहता हूं। कंज्यूम करना चाहता हूं का मतलब क्या कि मैं अपनी डिमांड इंक्रीज कर रहा हूं। सर मैं डिमांड इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन अगेन वही सेम बात है ना कि रिसोर्सेज बहुत स्केर्स हैं। सर बहुत ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। अगेन वही सेम बात, देखो अगर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो नेशनल इनकम तो बढ़ेगी नहीं, लीकेज हो रहा है वो। अच्छा ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि इन सारे पॉइंट में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है? होता ये है दोस्तों, ठीक है, कि वहां पे लोगों के पास पैसे कम होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? पैसे कम होते हैं। मान लो सर किसी के पास अगर है, लेट्स से ये अंडर डेवलप्ड कंट्री का कोई सिटीजन है, ठीक है, इसका अगर इनकम बढ़ा कितने से? 100 रुपए से बढ़ा, यस, तो क्योंकि इनके पास सर बेसिक नेसेसिटी फुलफिल करने के ही पैसे हैं, बहुत अमीरी नहीं है यहाँ पे, है ना, बहुत ज्यादा कुछ हाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
तो 100 रुपये से इनकम बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। अब होगा क्या सर, ये उसको कंज्यूम करेंगे। हमने पढ़ रखा है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एमपीसी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए कंज्यूम ही कर रहे हैं, उनके पास सेविंग करने के पैसे नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में पैसे हैं, इनके पास नहीं है, तो इनका एमपीसी ज़्यादा है। तो अगर इनकी इनकम बढ़ रही है तो ये कंज्यूम करना चाहते हैं कि भाई मैं तो कंज्यूम ही करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डिमांड तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इतनी जल्दी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाता। अब बात समझ रहे हो कि भाई अगर इनकी इनकम इंक्रीज हो भी गई है तो इतनी जल्दी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता है। यहां पे क्या है, एमसीक्यू बनता है कि एमपीसी इज डैश इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एमपीसी क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है। क्योंकि वो ऐसा हाई क्यों होता है, देखो जहां पे अमीरी ज्यादा है, रिच पीपल ज्यादा है, जितनी ज्यादा आपके पास पैसे आएंगे ना, आपका एमपीसी कम हो जाएगा। ये हमने पढ़ रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कि जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी मेरा एमपीसी कम होगा। कितना कंज्यूम कर लूंगा, कितने कपड़े पहन लूंगा, कितना खाना खा लूंगा। अब बात समझ रहे हो, तो एमपीसी कम रहता है। लेकिन अंडर डेवलप में क्या है, अभी अभी पैसा आ रहा है तो आप कंज्यूम करते हो, हाँ जी कंज्यूम करते हो सर, लेकिन वहां पे वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर लो रहता है, ज्यादा मल्टीप्लायर नहीं हो पाता। क्यों? सेम रीजन, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है सर। ड्यू टू यहां पे मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज। जो वहां पे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो उतना एडिक्वेट नहीं है, उतना प्रॉपर नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि वहां पे बिजनेस डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, इतने इजीली वहां पे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं होती है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, वर्कफोर्स अनस्किल्ड है। आप बात समझ गए? यस, तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम इंक्रीज तो कर रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर मैंने इंक्रीज करा, मैंने खा लिया, हाँ जी, लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो पाता। अब अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाएगा, इज नॉट अकंपनीड बाय इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब बात समझ रहे हो कि भाई मुझे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने हैं, लेकिन वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन उतने फास्ट इंक्रीज नहीं हो पाता, हाँ जी नहीं हो पाता है। लास्ट वाला पॉइंट जो था सर वो बहुत इंपॉर्टेंट था, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट था। राइट एवरीबॉडी, तो हमने क्या करा है सर, आज हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कर लिया। एग्रीगेट सप्लाई पूरा पढ़ा हमने, फिर उसके बाद पढ़ा इक्विलिब्रियम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी पूरा का पूरा पढ़ लिया अलॉन्ग विद ऑल दी क्वेश्चंस। मजा ही आ गई। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था क्लास के स्टार्टिंग में कि सारे के सारे इलस्ट्रेशंस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे मैंने आपको आज की क्लास में कंप्लीट कराया है। अगर आपको पूरा का पूरा जो भी हमने कॉन्सेप्ट कवर किया है वो समझ में आया है, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको समझ में आए, ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे कॉमेंट करके बता रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं और ज़रूरी है क्लासेस, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, उनकी हेल्प होगी तो आपको भी अच्छा ही लगेगा ना कि हाँ चलो आपने किसी की हेल्प करी है। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो जो डाउट होगा आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम का भी ग्रुप का जो लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। राइट एवरीबॉडी, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।